चाहे वो सेक्स बहुत ही गंदा रहा हो, चाहे वो फ्यू सेकंड्स का ही रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सेक्सीएस्ट बॉडी पार्ट जो होता है मेल्स का, जो फीमेल्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ऐसे कौन से वो ट्रेट्स हैं जिससे कि लड़की इंप्रेस हो जाए फर्स्ट मीटिंग? औरत को अपने जीवन में 4 टाइप के आदमी पसंद आते हैं। अगर आपके पार्टनर को कोई लड़की अच्छी लग रही है, उसने अगर 10 मिनट उससे बात कर भी ली तो ठीक है, इट्स ओके। आप कब तक घर की दाल रोटी खाओगे? कि अगर किसी मेल की बियर्ड जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही, सपोज उसके पैचेस फॉर्म में आ रही है, तो इस टाइप के मेल्स को ना कभी भी बियर्ड नहीं रखनी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ मेन जो अंडरवियर पहनते ही नहीं है, उनके लिए क्या कहना है? मतलब आपको लगता है कि हमारे देश में सेक्स ट्रेनिंग स्कूल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपके लिए प्रायोरिटी सेक्स करना नहीं होना चाहिए, परफॉर्म ना, कितनी देर की परफॉर्मेंस है। मतलब थोड़ा सा ये एडल्ट टॉपिक बन रहा है, राइट? तो पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करें, मतलब कहाँ से आप इन चीज़ों में घुस गई, एंड यू नो व्हाट्स योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, व्हाट्स योर नॉर्मल बैकग्राउंड, कहाँ से आप आती हैं, कहाँ से आप इस यू नो रिलेशनशिप एडवाइस में घुस गई? एक्चुअली में जर्नी थोड़ी सी ऐसी है कि स्टडीज़ के अंदर तो ठीक है, पढ़ाई अच्छी खासी करी, CA लेकिन उसके बाद ये था कि ग्लैमर इंडस्ट्री, मेरी एक्चुअल में फैमिली जो बैकग्राउंड जो है वो ग्लैमर इंडस्ट्री से है, तो उनको देखा, उनको ज्वाइन करा, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया, फिर धीरे धीरे फैशन स्टाइलिंग के अंदर इंटरेस्ट था, उसके अंदर मतलब आगे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े, कॉन्टैक्ट्स बने, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करा, फिर धीरे धीरे फिर ऐसा लगा कि मतलब मेल्स जो एक्चुअली में क्या था कि मेल क्लाइंटेज मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो मैं हमेशा मतलब शुरू में तो ये चीज़ समझती थी, मतलब समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है कि फीमेल क्लाइंटेज से ज़्यादा मेरे पास मेल क्लाइंटेज क्यों है। जब थोड़ी और बड़ी हो गई तो समझ में आने लगा एक्चुअल में कि रीज़न क्या है। तो उनकी साइकोलॉजी को, मतलब एक वो था ना कि बस एक कीन इंटरेस्ट था कि उनके बारे में जानूं, समझूं कि ये ऐसे क्यों है। I'm so sorry to intervene, साक्षी, but मेल क्लाइंटेज आपके पास है जैसे कि आप बता रहे हैं, उससे क्या मतलब है? मतलब किस चीज़ की क्लाइंटेज? क्या आपका बिजनेस है, क्या प्रोफेशन है? क्लाइंटेज है मेरे पास जो कि पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, मतलब वी वर्क ऑन दी स्टाइलिंग एस्पेक्ट, ओके, उनका मेकअप एस्पेक्ट जो हो गया, ग्रूमिंग एस्पेक्ट हो गया, और इसके अलावा जो भी उनका एटिकेट्स एंड मैनर्स इसके अंदर आ गए, इनफैक्ट उनका जो थॉट प्रोसेस जो है उसके ऊपर भी हम लोग वर्क करते हैं, जिसके अंदर काउंसलिंग सेशंस जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि मतलब जितना मैंने समझा, जाना मेल्स के बारे में, तो मतलब एक्चुअली शुरू में ये था कि एक वो होता ना कि ये ऐसे है क्यों, इतने डिफरेंट क्यों हैं हम लोगों से हर चीज़ के अंदर, मतलब इतने क्लैशेस क्यों होते हैं। मतलब अपने ब्रदर को मैंने देखा, और मतलब जो भी फैमिली के अंदर होते हैं, तो मैंने कहा ये अलग हैं, थोड़े अलग है। तो फिर जब शुरू में ऑकवर्ड लगता था, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि एक्चुअल में उनकी है ही वो ऐसे, उन नेचर ही उनका ऐसा है। तो अब उनकी बहुत सारी चीज़ें इतना इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि समझ में आ जाता है क्या है। पहले मतलब अब ऐसा लगता है कि हाँ, कि अब उनको समझ सकता है, ईजी है, अब इतना डिफिकल्ट नहीं होता मेल्स को समझना। वो तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं बिकॉज यू बीन टीचिंग अ लॉट ऑफ मेल्स। मैंने आपकी रील्स में भी देखा है, सोशल मीडिया पे भी देखा है, एंड यू आर मेकिंग अ गुड कंटेंट यार, थैंक एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सो दैट इज व्हाई आई हैव कॉल्ड यू हियर, एंड ताकि यू नो हमारी जनता को भी पता लगे कि मेल्स की क्या साइकोलॉजी होती है, मेल्स को कैसे टैकल कर सकते हैं। आदमी लोगों का बहुत ज़्यादा यू नो बहुत बड़ा इशू है इस समाज में, तो उनके बारे में बताइए ना आप कुछ। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि व्हाई मेल्स आर डिफरेंट, आपको ऐसा क्यों लगा? मेल्स ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उनका हर चीज़ के अंदर एक प्रैक्टिकल ओपिनियन होता है, जजमेंट होता है, और वो इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल्स हर चीज़ के अंदर इमोशंस डालती हैं, उनको हर चीज़ एक एक्चुअल में एक छोटा सा एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने। आज 2 फीमेल्स आपस में बात कर रही होंगी ना, वो जनरली या तो अपने अफेयर्स के बारे में बात कर रही होंगी, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही होंगी, या फिर पापा ने ऐसे करा, मम्मा ने ऐसे किया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर 2 मेल फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वो ना शायद 5 या 10 मिनट ही किसी लड़की के बारे में बात करते होंगे, या फिर वहाँ से कोई गुजर रही है, यार ये अच्छी लग रही है, सुंदर दिख रही है, उसके बाद उनके बारे में उनकी जो बात होती है ना, वो बात होती है यार नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है। उनका ज़्यादा फोकस ना ऑब्जेक्ट्स पे रहता है,
और उनको एक वो होता है ना कि चेस करने का उनका नेचर रहता है कि मैं ये चीज़ पा लूँ, ये चीज़ मैं खरीद लूँ, ये चीज़, तो उनका ये होता है कि ये टारगेट मैंने पूरा कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट टारगेट पे जाना है। वो ऐसे होते हैं, मतलब एक कॉम्पिटिटिव नेचर है, आप इस चीज़ को मान लो कि मतलब हर चीज़ को। और दिक्कत ये है कि मेल्स के अंदर वो फीमेल्स को भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे सपोज़ कि उन्हें कोई लड़की अच्छी लग रही है, उन्होंने उसके लिए एफर्ट्स करे, काफ़ी सारे एफर्ट्स करे, अब वो उनकी गर्लफ्रेंड है। अब जैसे ही वो गर्लफ्रेंड बन जाएगी, उनके माइंड सेट में आएगा कि यार अब तो मुझे मिल गई है, अब तो मैंने उसको खरीद के घर में सजा लिया एक सोफे के जैसे, अब उसको इतना ध्यान देने की कहाँ से ज़रूरत है। अब वो घर पे है, बीवी है, काम कर रही है घर का, ठीक है, उसको घर में पड़े रहने दो, अब हम नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं। तो मेल्स क्या होता है, वो अपने आप को ना टारगेट पे टारगेट देते जाते हैं और वो हर एक चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। ओके, ये चीज़ है अंदर। सो आई गेस दैट इज द मेन रीजन कि शादी होने के बाद मेल्स के सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब लड़कियों के भी होते हैं बट लड़कों के ज़्यादा होते हैं, ऐसा कोई रेशियो है डिफाइंड? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना किसी का भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेल्स ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स ही करती हैं। बात सीधी सी ये है कि आप चीज़ों को, रिलेशन को आप कितनी वैल्यू देते हो, वो चीज़ मैटर करती है ना। और अगर देखो, वी आर ह्यूमन, हमें कोई भी पसंद आ सकता है कभी भी किसी भी टाइम, ठीक है। फीमेल्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई सपोज़ कि अगर आपके पार्टनर को कोई लड़की अच्छी लग रही है, उसने अगर 10 मिनट उससे बात कर भी ली तो ठीक है, इट्स ओके। मतलब आप कब तक घर की दाल रोटी खाओगे, कभी तो आपका वो टेस्ट बड चेंज होगा ना। Okay. तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल रखो। आप ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप के अंदर कुछ ऐसे पॉइंटर सेट कर दो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो मेरे लिए टॉलरेबल नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कि आप बेसिक से बेसिक चीज़ के अंदर आप वो ऐसे करो। जैसे आप सपोज बीइंग अ वुमन, अगर मैं अपने पार्टनर को ये बोलूँ कि आप किसी भी लड़की से बात नहीं करोगे, आपके फ़ोन में किसी का भी फीमेल का नंबर नहीं होना चाहिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बहुत सारी लड़कियां हैं जो रोकती टोकती अपने बॉयफ्रेंड्स को, Exactly. अपने पतियों को, अरे कहाँ पे हो, 2-2 मिनट बाद फ़ोन मिलाती हैं, हर मतलब आधे घंटे में खबर चाहिए। तो क्या मतलब इसका क्या साइकोलॉजी है, मेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का? मेल्स का इफेक्ट ये पड़ता है कि ये तो इतना ज़्यादा इरिटेट कर रही है, इस हमें कहीं ना कहीं सुकून चाहिए, शांति चाहिए, चलो हम एक नई लड़की ढूंढते हैं। अच्छा, ये वे आउट होता है मेल्स के लिए? एग्जैक्टली। तो ये मोस्टली होता है, एवरी टाइम ऐसे ही होता है मतलब? देखो क्या होता है कि ना मेल्स ना अक्सर ऐसा करते हैं, है ना। Okay. क्योंकि उनको ना दिमाग से कहीं ना कहीं एक पीस चाहिए, उनको भी एक पार्टनर चाहिए ऐसा जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, अपनी कोई बात शेयर कर सके। लेकिन अब आप एक चीज़ बताओ, जैसे सपोज़ एक वुमन है जो अपने हस्बैंड पे इतना ज़्यादा डाउट करती है, ठीक है, और उस हस्बैंड के ऑफिस में एक न्यू जॉइनिंग होती है एक फ़ीमेल की, फ़ीमेल उनसे बात करती है, उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। अगर बाय चांस वो मेल जाके अपनी वाइफ को बता दे कि मेरे ऑफिस में न्यू जॉइनिंग हुई है, वो लड़की बहुत अच्छी है, डिसेंट है, अच्छे परिवार से है, मुझसे बात करती है, क्या उसकी वाइफ उस चीज़ को टॉलरेट करेगी? नहीं करेगी। वो जितनी बार ऑफिस के लिए रेडी होगा ना मॉर्निंग में मिरर के सामने, इतना क्यों तैयार हो रहे हो, आज हमने ये शर्ट क्यों पहनी है, इतने ये परफ्यूम क्यों लगाया है। तो फीमेल्स को ना वो वहाँ पे फिर मेल ये सोचते हैं यार इतना इरिटेट कर रही है, इससे बेटर तो उसको बताओ मत, चुपचाप सुख शांति से वो चीज़ चलते रहो। लेकिन वहीं पे अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हो, आप इस चीज़ को इस तरह से ट्रीट करो कि यार ठीक है, इट्स ओके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी कोई फीमेल फ्रेंड ना हो, फीमेल कॉलीग्स, आपके कलीग्स ना हो, या फिर मेल्स के लिए, मतलब मेल को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनकी भी वाइफ के फ्रेंड, मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ ना मतलब दोनों जगह एप्लीकेबल होती है। लेकिन आप ज़बरदस्ती इतना ज़्यादा एक दूसरे पे रोक टोक करोगे, वो भी आजकल के जो जनरेशन चल रही है उसके अंदर सिचुएशन में, तो फिर आपके जो क्लैशेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक आदमी एक लिमिट तक ही दबता है अपने पार्टनर से, वो भी वो सिर्फ इसलिए दबता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये होता है कि यार चलो लड़ाई ना हो, सुख शांति से चीज़ें चलती रहें, कलेश ना हो घर में इस चीज़ को लेके। और अगर बार बार ये सारी चीज़ें होंगी तो कलेश तो होंगे ना। करेक्ट, ये चीज़ है। अग्रीड। आदमियों का बस एक बेसिक नेचर ये है कि उनको कलेश नहीं चाहिए, उनको झिकझिक नहीं चाहिए, वो एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं,
उनके ऑफिस का प्रेशर होता है, उनको EMIs भरने का टेंशन होता है, उनको अचीवमेंट का टेंशन होता है, ऑफिस में जो भी इश्यूज होते हैं उन सारी चीज़ों के इश्यूज होते हैं। तो इतने सारे प्रेशर के साथ अगर घर आके भी, घर में घुसते के साथ ही अगर वाइफ टिक 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 चालू कर देगी, तो ऐसी औरत किसको पसंद आएगी? किसी को भी नहीं पसंद आएगी। तो ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम टिकेंगे ही नहीं, ख़त्म हो जाएंगे। आपने सीक्रेसी की बात करी अभी, मतलब अगर इतनी चिक चिक कर रही है वाइफ तो उनको बताए मत, कीप इट एज अ सीक्रेट, ये बात आपने करी। मतलब अब आई एम सो मच कंसर्न विद द सीक्रेसी इन अ रिलेशनशिप। तो मेरे पास भी काफ़ी सारे केसेस आते हैं एंड बाद में भांडा फूटता है कि इन्होंने मेरे को बताया नहीं, माई वाइफ हैजंट टोल्ड मी एनीथिंग, पहले ऐसा कुछ नहीं बताया, इट वाज अ सीक्रेट, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीक्रेट, केप्ट सीक्रेट, आई वांट टू फाइल अ डिवोर्स। तो सीक्रेट रखना इज मोर इम्पॉर्टेंट, या फिर बता देना खुल्लम खुल्ला इज मोर इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप? रिलेशनशिप वर्क कैसे करेगा? मतलब आप थोड़ा बताएंगे अगर सीक्रेसी बीच में होगी तो, और कितनी सीक्रेसी होनी चाहिए, इसका भी कोई रेशियो होता है, कोई लेवल होता है? थोड़ा क्लैरिटी देंगे हमारी जनता को। सीक्रेसी का एक्चुअली में जब भी आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में जाते हो, बेटर है कि आप ना सबसे पहले उस पार्टनर से बहुत डिटेल में बात करो, उनके साथ डिसाइड करो कि अब हमें हमारा जो रिलेशनशिप, अब ठीक है हमें साथ में रहना है ना, अब हम कुछ ऐसे ना रूल्स एंड रेगुलेशंस हम कुछ बना लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपनी जो लिविंग है वो करेंगे। चाहे गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, जब ये एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें इनको ध्यान रखनी पड़ती है। एग्जैक्टली उनको एक बहुत डिटेल में डिस्कशन करके ये चीज़ डिसाइड कर लेनी चाहिए कि मेरे लिए ये चीज़ नॉर्मल है या मेरे लिए ये चीज़ अब नॉर्मल है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे इशू हो सकता है, ये ऐसा करोगे तो नहीं हो सकता। तो इसके अंदर दो कैटेगरीज के अंदर आप इस पॉइंटर्स को बांटो। फर्स्ट कैटेगरी वो होती है कि हाँ ठीक है तुम ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो कोशिश है कि तुम थोड़ा सा कम करना ऐसे चीज़ों को। जैसे कोई सपोज कोई मेल है जो ना मॉडलिंग एजेंसी का बिजनेस हैंडल करता है, अब उसके पास तो मोस्टली फीमेल क्लाइंटेज है ना। अब ठीक है, जैसे अगर एक फीमेल ये चीज़ बोले कि ठीक है आपका तो सुबह से रात तक एक मतलब फीमेल क्लाइंटेज ही आप हैंडल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक अट्रैक्शन सॉर्ट ऑफ हो जाता है। लेकिन ये जो घर आने के बाद आप एक भी कॉल जो है ना वो अटेंड नहीं करोगे। मैं चाहती हूँ आप वर्क जो काम का जो है आपका प्रेशर वो उसी टाइम तक रखो, घर आने के बाद आप बिल्कुल मेरे हो, मुझे कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। तो ये एक नॉर्मल सा चीज़ है ना, आप इस टाइप का एक रूल रेगुलेशन सॉर्ट ऑफ बना सकते हो। लेकिन अगर बाय चांस कभी किसी का कॉल आ गया, तब ऐसा थोड़ी है कि आप कॉल नहीं पिक करोगे ना, वो एक इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल भी हो सकता है। तो उस चीज़ के अंदर फीमेल को समझना चाहिए कि इस चीज़ पे वो कलेश नहीं करेगी, वो लड़ेगी नहीं आपसे, उसको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। तो इस टाइप के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आप इन सब चीज़ों को आप बनाओ कि हाँ ठीक है ये थोड़ा सा अब अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें मत करना, मुझे नहीं पसंद है ना। तो जैसे एक और मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे मेरे साथ ये है कि ठीक है जो भी रहा हो कुछ भी हो, आप मतलब अगर मेरा पार्टनर रात को मेरे से आके चीज़ पूछा अच्छा तुम्हारा दिन कैसा गया बताओ मुझे, और मेरी इच्छा है कि आप ना डेली मुझसे बात पूछो, चाहे मैंने घर में कुछ भी ना किया हो फिर भी मुझसे पूछो, तो ये मेरी लाइकिंग है ना। तो ये एक बेसिक नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आप ध्यान रखो। और एक सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है नॉन नेगोशिएबल मैटर्स। नॉन नेगोशिएबल मैटर्स ये हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर तो 100% वो चीज़ रिलेशनशिप ख़त्म है। तो आप उन पॉइंटर्स पे बिल्कुल ही स्टिक रहो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, कि अगर आपके पार्टनर ने वो चीज़ कर दी तो फिर आपको उस रिलेशनशिप से 100% क्विट हो जाना चाहिए। क्योंकि जिसको ये आदत पड़ गई कुछ करने की तो फिर चांसेस हैं कि वो आगे भी करेगा, अनटिल अनलेस कि आपको ये चीज़ अंदर से रियलाइजेशन हो कि नहीं सामने वाला सच में इसको जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा है और मुझे इस चीज़ को समझना चाहिए। कुछ रूल्स बताओ ना आप, मतलब आप इतना ज्ञान देते हो सोशल मीडिया पे, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स बताओ। लाइक इफ एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वी नॉट टॉकिंग अबाउट हस्बैंड वाइफ, हम एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसे क्या 4-5 सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए उनको एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाने के लिए? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो ना आप अगर आप एक अफेयर में जा रहे हो, आपको ना एक दूसरे के करियर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, करियर आपका भी है, करियर उसका भी है।
उस चीज़ के अंदर कोई भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप भाई तुम जैसे ये चीज़ क्यों कर रहे हो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, सारे काम छोड़ो मेरे पास आ जाओ। ये सारी चीज़ें गलत हैं। करियर को एक दूसरे के इम्पोर्टेंस दो, और आपका जो पार्टनर जो है वो आपके करियर की रिस्पेक्ट करे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप के अंदर। जैसे सपोज़ कि अगर मेरा कोई पार्टनर है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोफेशन कर रहा है और मुझे वो लगता है यार बेकार है, क्या है ये, फालतू का काम करता रहता है, तो वहाँ पे वो रिलेशनशिप कभी भी टिकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना मैं उसके काम की इज्जत कर रही हूँ, और उसके काम की इज्जत नहीं करी तो मैं उसकी लाइकिंग्स की इज्जत नहीं करी तो मैं उसकी इज्जत नहीं कर रही। तो जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ही नहीं है तो वो रिलेशनशिप वैसे भी नहीं चल सकते। करेक्ट। ये है। तो फर्स्ट पॉइंटर आप कह रहे हो कि करियर और प्रोफेशनल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एग्जैक्टली। जो भी पार्टनर काम कर रहा है, आपका गर्लफ्रेंड जो भी काम कर रही है, बॉयफ्रेंड जो भी काम कर रहा है, हस्बैंड जो भी काम कर रहे हैं, वाइफ जो भी काम कर रही है, यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट देयर वर्क एंड प्रोफेशन। एग्जैक्टली। सेकेंड है कि आप उनको फ्रीडम दो। ओके। जैसे सपोज कि अगर कोई मेल है, अगर वो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा है ना, आप बार बार फ़ोन कर रहे हो, घर क्यों नहीं आ रहे, किसके साथ हो, क्या बात कर रहे हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो आसपास जो मेल फ्रेंड्स होंगे ना, उनको लगेगा अरे क्या है इसके बंदे का तो बार बार फ़ोन आता रहता है, कितना ज़्यादा परेशान करती है। तो फिर वो उसको ना मिसगाइड करना चालू कर देता है, छोड़ दे इसको, सही नहीं है, ऐसे बेटर कोई दूसरी मिल जाएगी, अच्छा तो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, कमाता है, वैसे वो क्या ही तो खुशियाँ दे रही है, इरिटेट ही तो करती है। तो इस टाइप, और मेल्स के अंदर ये चीज़ होती है, मेल्स को अगर कोई बार बार कोई चीज़ के लिए पॉइंट करता रहेगा ना कहीं वो उनके दिमाग में ट्रिगर 110% करेगा ही करेगा। तो जितना कम कोई आपको मिसगाइड करे मेंटली किसी पर्टिकुलर पार्टनर के बारे में, उतना ही बेटर है। अदरवाइज अच्छे खासे रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। ओके। ये चीज तो सेकंड पॉइंटर आपका ये है कि प्रिवेसी होनी बहुत जरूरी है एक बहुत रिलेशनशिप में। बहुत ज्यादा जरूरी एक पार्टनर को प्रिवेसी दो और ज्यादा सवाल जवाब मत करो एग्जैक्टली उनके प्रिवेसी टाइम पीरियड में। एग्जैक्टली। मतलब आप ये चीज समझो कि वो उनका भी एक वो होता है ना, वो उनकी पर्सनल स्पेस है, और हर एक इंसान को एक पर्सनल स्पेस ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरा थर्ड पॉइंट मैं कनेक्ट कर रही हूँ, हर एक पर्सन को अपनी पर्सनल स्पेस एंजॉय करने का पूरा राइट है। आप उस चीज़ के अंदर उनको ये मत करो कि आप इरिटेट मत करो। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर मैं हूँ, मुझे इस टाइम पे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन है कि मैं बस आराम से बैठूं सोफे पे, मैं अपना कॉफ़ी अपनी लूं और बस मैं ना कुछ नहीं करूं, बस ऐसे ही सॉन्ग सुनती रहूं। सपोज ये मेरा मी टाइम है, मुझे इस तरह से रिलैक्स करना अच्छा लगता है। और ऐसे केस के अंदर अगर मेरा पार्टनर मुझे कॉल करके बोलता है यार तुम जब खाली बैठी थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, जब तुम कुछ कर ही नहीं रही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं टाइम दिया, तो ये चीज़ गलत है। आप एक दूसरे की इस टाइप की जो पर्सनल स्पेस है ना उसको भी मेंटेन करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो एकदम अकेलेपन में जितना अच्छे से ग्रो करता है, अपने आप को समझ पाता है, वो किसी से बात करके कभी भी नहीं समझ पाता अपने आप को। तो हर इंसान को एक जो होता है ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस चीज़ के अंदर आप ना उनको पॉइंट आउट मत करो। जैसे सपोज़ कि जैसे कुछ ऐसे मेल्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम ना एकदम मतलब हॉलीडे ट्रिप पे जाएं, ट्रैकिंग पे जाएं, अकेले जाएं, कोई उनको रोक टोक ना करे। वहीं पे उनकी जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, वो तुम अकेले जाओगे, शादी हो गई अब भी अकेले जाओगे, मैं हूँ ना यहाँ पे, मुझे साथ लेके जाओ। गलत है ये चीज़। उनको भी एक पर्सनल स्पेस चाहिए, उनको जाने दो, उनको भी अपना माइंड रिफ्रेश करना है। अच्छा, ये चीज़ वाइस वर्सा है, अगर फीमेल ऐसा बोले कि मुझे जाने दो, मुझे एंजॉय करना है, मुझे अपने 2 दिन चाहिए, मुझे अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, उनको जाने दो, रोको मत, बांध के मत रखो कि नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना, और तुम अगर जा रही हो तो मुझे मिनट मिनट की खबर दोगी। नहीं, इतना ज़्यादा किसी को नहीं बताओ अपने बारे में, उनको भी एक पर्सनल स्पेस चाहिए। इनफैक्ट 2 दिन के लिए फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, ना आपको कुछ पता है ना उनको कुछ पता है। 2 दिन के बाद मिलोगे तो या तो कलेश होकर ख़त्म हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एक्सट्रीम्स हो जाएंगे। करेक्ट। लेकिन अगर आप समझदार हो, सेंसिबल हो, तो वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। करेक्ट, आई एग्री। राइट टू प्रिवेसी तो होना ही चाहिए, इट इज आवर फंडामेंटल राइट आल्सो। एग्जैक्टली। सो कोई अलग से कोई पॉइंट 4th या 5th आपका दिमाग में हो कुछ बताने लायक? एक पॉइंट मैं और बोलूँगी, पेरेंट्स। ओके। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेसिफिकली अगर आप शादी की बात करते हैं तो। ओके। अगर आप शादी करते हैं तो
क्या होता है कि ना फीमेल्स जो है ना जनरली जो मेल के पेरेंट्स जो हैं उनको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उनको लगता है कि भाई पेरेंट्स ना ही साथ रहें और ये है वो है, ये नहीं मेरे पेरेंट्स ज़्यादा सुपीरियर हैं। और लड़के कई बार सोचते हैं कि नहीं मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे, तुम्हारे मम्मी पापा ख़राब हैं। नहीं, सबसे पहले तो मेल और फीमेल्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि दोनों के पेरेंट्स हैं, इक्वली उनको रिस्पेक्ट दो, इक्वल उनको ट्रीटमेंट दो। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स महान और तुम्हारे पेरेंट्स घटिया, आपकी ऐसी बिल्कुल भी सोच ही नहीं होनी चाहिए। या तो बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट हो, या तो दोनों ही घटिया हैं, दोनों के पेरेंट्स ही बेकार हैं, या दोनों के पेरेंट्स ही बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कि भाई तुम शादी करके मेरे घर में आई हो तो तुम अपने मायके नहीं जा सकती, और ऐसा भी नहीं कि भाई मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, मेरा एकदम परी की तरह ध्यान रखते हैं और आपके पेरेंट्स हर चीज़ में रोक टोक करते हैं। तो आपको अपने दोनों के जो पेरेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप हर चीज़ में अपने मतलब जो बच्चे जो हैं, मतलब जो आपके क्या कहते हैं उनको, बहू और बेटे जो हैं, उनको ना बार बार घुसो मत उनकी पर्सनल लाइफ में। आप ये चीज़ भी समझो कि बेटे की शादी हो गई है, उसकी एक पर्सनल स्पेस है, वो अब अपनी वाइफ को ही इम्पोर्टेंस देगा। पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। अब वहाँ पे आप ये चीज़ मत लेके आओ कि मैंने 9 महीने कोख में रखा है तो मेरा बेटा मेरी क्यों नहीं सुनता, बहू की क्यों सुन रहा है, और ये सारी चीज़ें। आप बीइंग अ पेरेंट आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। और एक आजकल क्या करते हैं फीमेल्स, क्या करते हैं वो ना हर चीज़ जाके अपने मम्मी पापा को बताती हैं कि ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, आज इस घर में ये हो रहा है। प्लीज़ आप बताना बंद करो अपनी हर एक चीज़ को। एक अच्छी रिलेशनशिप वही होती है जब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो उसमें से बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन पेरेंट्स को पता हो। आप जितने अपने रिलेशनशिप में प्रिवेसी मेंटेन करके चलोगे, जितना आप एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे वो कहते हैं ना हार्मोनियल रिलेशनशिप होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि मम्मी जी ने ऐसा बोला तो मैंने जाके ऐसा कर दिया, या पापा जी ने ऐसे बोला इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपका जो स्पाउस है उसके लिए क्या चीज़ मैटर करती है। ठीक है, मम्मी पापा को हम लोग समझा देंगे, वो समझ जाएंगे, लेकिन हर चीज़ उनको ये बताने कि भाई मेरे हस्बैंड की इतनी तनख्वाह आई है, उसने अब इतना इतना खर्चा यहाँ पे कर दिया, अब इतना बजट बचा है, हम इसके अंदर ये कर लेंगे। नहीं, इतना ज़्यादा डिस्क्लोज मत करो हर चीज़ को। और पेरेंट्स भी ये चीज़ समझे कि अगर बहू घर से बाहर जा रही है तो अब कहाँ जा रही हो, कितनी देर में घर आओगी, क्यों जा रही हो, इतने सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट करके तो देखो, अगर आप किसी पर ट्रस्ट करोगे तो सामने वाला चांसेस हैं कि वो आपको ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बार बार उनको हॉन्ट करोगे तो चांसेस हैं कि वो आपका ट्रस्ट ज़रूर ब्रेक करेगा। तो जितना कम छेड़ो तो उतना ज़्यादा बेटर है, ये बात है। नहीं, आई थिंक यू आर राइट बिकॉज अ लॉट ऑफ डिवोर्सेज आर हैपनिंग एंड मेजर इशू यही होता है हस्बैंड्स का काफ़ी ज़्यादा कि मेरी वाइफ ना हर चीज़ एक एक चीज़ अपने घर पे बता देती है एंड उससे ना यू नो अ लॉट ऑफ क्लैशेस हैपन, अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स हैपन इन अ मैरिज रिलेशनशिप, जिसकी वजह से दे वांटेड डिवोर्स। तो आई अग्री, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये चीज़ मेंटेन करना, जो एक रिलेशनशिप की प्रिवेसी है वो मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है इस मामले में, इस रिगार्ड्स में। एग्जैक्टली। सो साक्षी जी, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं एंड 2 पॉइंट्स मैं और कवर करना चाहूँगी इस अच्छा। टॉपिक से रिलेटेड। पहला पॉइंट ये कि ना नेक्स्ट एक्सपेंसेस, ओके, अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो ये ना एक्चुअल में क्या होता है कि ना मेल और फीमेल जो पार्टनर्स हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक्सपेंसेस किस तरह से होने चाहिए। ये नहीं कि बीइंग अ फीमेल आप पूरे 100% अपने मेल पार्टनर पे डिपेंडेंट हो जाओ कि भाई सारे खर्चे तो अब तुमने ही उठाने हैं, है ना। और ये भी सही नहीं है कि भाई आजकल वो 50-50 का रूल हम अपनाएंगे कि हम रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो हम लोग स्प्लिट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कुछ चीज़ों को बीइंग इन अ रिलेशनशिप ये समझनी चाहिए कि हम लोग कुछ एरियाज डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे सपोज़ कि मेल की चीज़ डिसाइड करे कि मैं जितना भी कमाऊँगा उससे हमारे सारे खर्चे चलेंगे, हमारी सारी EMIs जाएंगी, हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस बेयर करेंगे। फीमेल जो भी कमाएगी, मेरी वाइफ जो भी कमाएगी, उससे हम लोग सेविंग्स करेंगे।
तो इस टाइप का आपको एक कॉर्डल अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी अपने एक्सपेंसेस को लेके कि हमें किस हिसाब से वो चीज़ चलनी है। इससे क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं होएगा। और ये कुछ ऐसे, अच्छा मेल्स की आदत होती है कि फीमेल जब भी खर्चा कर देती है ना, उनको हर एक चीज़ की रिपोर्टिंग चाहिए। तुमने इतने पैसे कहाँ खर्च करे, यहाँ ये कहाँ खर्च करा, इसको तुमने इसको इतने क्यों दिए, तुमने इतने की शॉपिंग क्यों करी। नहीं, आप हर चीज़ का एक बजट डिसाइड कर दो ना। तो इस तरह से अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो फिर आपका रिलेशनशिप भी और अच्छा चलेगा। Okay. ये है। That's a good point, yeah. I mean, a lot of divorces also happen on this ground as well, and I can relate it to these points as well. आपकी मैं एक रील देख रहा था Okay. जिसमें आप कोई शू गेम से रिलेटेड बात कर रहे थे। आई मीन कोई लड़का अगर डेट पे जाता है, कोई लड़की डेट पे जाती है, तो व्हाट ऑल थिंग्स दे वांट टू, आई मीन दे शुड कंसिडर और दे शुड कीप इन माइंड कि हाँ मेरा ये रिलेशनशिप बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। आई मीन मेरे से वो लड़की इम्प्रेस हो पा रही है या वो लड़का इम्प्रेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो इसकी कोई ट्रिक्स होती हैं? देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस। मेल और फीमेल को ना अपना जो थॉट प्रोसेस जो है, अपना जो ओपिनियन है, थोड़ा सा आजकल की जनरेशन को स्पेसिफिकली चेंज करना चाहिए। Okay. पहला ये कि मेल्स को क्या होता है कि जब भी वो किसी लड़की से मिलने जाते हैं ना, किसी भी लड़की से मिलेंगे, और ऑब्वियसली अगर वो किसी को टाइम दे के मिल रहे हैं इस तरह से, तो वो डेफिनेटली कोई ब्यूटीफुल वुमन ही होगी, अरे गहरी से तो वो मिलेंगे भी नहीं। तो कोई सुंदर लड़की से वो मिलने जाते हैं ना, तो उनका फर्स्ट थॉट वो जाता है, वो रहता है कि मुझे इसके साथ आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप अराउंड विद हर, है ना। तो वो थॉट प्रोसेस मेल्स का ज़रूर चेंज होना चाहिए कि आप पहली चीज़ में वो चीज़ सोचो कि नहीं मुझे तो कुछ करना है इसके साथ। बाद में जाके उनका ओपिनियन चेंज होता है जब उनको पता लगता है कि नहीं ये तो अच्छी लड़की है, ये नहीं करेगी कुछ। तो अगर आप हो ही प्ले बॉय, तो फिर आप वो समझोगे कि नहीं इसको मैं मैनिपुलेट करके या तो कर लूँगा या फिर मैं छोड़ दूंगा, दूसरा ऑप्शन सर्च करूँगा। और अगर आप सच में एक अच्छे इंसान हो तो आप सोचोगे नहीं यार अच्छी लड़की मिली है, शायद मैं इसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में जा सकता हूँ और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर मैं एंटर हो सकता हूँ। तो पहला जो है ना मेल का जो ओपिनियन है कि भाई पहले इंस्टेंस में लड़की देखते कि यार मैं कुछ करूँगा, एक तो वो चीज़ चेंज होनी चाहिए। दूसरा ये कि फीमेल्स का भी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअल में क्या होता है फीमेल के अंदर ना मिक्स चेंज ओपिनियंस होते हैं। कुछ ऐसी फीमेल्स जो हैं आजकल की, उनको लगता है कि मैं तो खर्चा कराऊंगी इसलिए जा रही हूँ, मैं अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगी, कुछ ना कुछ शॉपिंग होगी, ये होगा वो होगा, टाइम पास होगा, इसलिए वो कई बार चली जाती हैं। कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो जेन्युइनली ये सोचती है कि यार शायद ये लड़का अच्छा निकल जाए तो हाँ मैं एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर एंटर हो सकती हूँ, है ना। तो फीमेल्स के अंदर मिक्स टाइप के ओपिनियन। मुझे ऐसा लगता है कि मेल और फीमेल को ना अपना ओपिनियन ऐसा होना चाहिए कि हमें ना एक अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप के अंदर एंटर करना है, एक अच्छा नेटवर्क अपना क्रिएट करना है, और इसी के रिगार्डिंग हम लोग मिल रहे हैं। बाकी धीरे बात करते करते आपको सामने वाले का ओपिनियन अपना समझ में आने लग जाता है कि ये कितना चालू है और कितना सीधा है। नहीं, बट मुझे पता कैसे लगेगा, मतलब मैं किसी लड़की के साथ किसी गर्लफ्रेंड, मतलब आई जस्ट मेट अ पर्सन ऑनलाइन, अगर कोई भी XYZ लड़का है, उसने किसी लड़की से ऑनलाइन मिला है, वो किसी जैसे टिंडर हो गया, टिंडर पे मिला है, एंड दे आर जस्ट मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो लड़का बात कर रहा है, जैसे कि आपने बताया कि दिमाग में वो चीज़ नहीं रखनी कि पहली बारी में सोने सुलाने की बात नहीं करनी। तो बट हम बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग हो रही है, बट मुझे पता कैसे लगेगा, लड़के को कैसे पता लगेगा कि वो लड़की इंप्रेस हो रही है उससे या नहीं हो रही, और लड़की को कैसे पता लगेगा कि लड़का इंप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सिग्नल्स क्या होते हैं? बिकॉज आई हैव सीन योर रील जिसमें आप कोई शू गेम की बात कर रही थी, तो वो क्या चीज़ थी? देखो क्या होता है कि ना फीमेल्स के लुक्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है और मेल्स के जो कैरेक्टर, उनका जो वे ऑफ स्टाइल होता है, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो कहता है ना कि औरत की सूरत देखी जाती है और आदमी की सीरत देखी जाती है। अच्छा, ये हाँ, ये फैक्ट है। एक कोई भी फीमेल ना किसी भी टाइप के लुक्स के आदमी से इम्प्रेस हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक फीमेल जो है एक बहुत गुड लुकिंग आदमी से ही इम्प्रेस होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ब्यूटीफुल वुमन को भी एक अगली लुकिंग मैन पसंद आ सकता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि द वे यू अप्रोच टू हर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप कह रहे हो ना कि वो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसे अगर आप ट्रेड्स को फॉलो कर लो तो चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है कि लड़की को आप पसंद आ ही जाओगे। ओके। तो यहाँ पे बात ट्रेड्स की है,
और फिर उसके हाव भाव से वो कितना इंटरेस्ट ले रही है, उससे आप जज कर सकते हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक और अगर है। वो लड़की बोले कि नहीं है मुझे तो जाना है, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मेरा मन नहीं है, तुम बिल पे कर दो, मुझे जिम जाना है, फलाना है, चलते हैं, अब मन नहीं लग रहा, कहीं और चलते हैं, तो आप इस चीज़ से समझ जाओ कि लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, ओके। इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस चीज़ से पता लग जाता है। ऐसे कौन से ट्रेट्स होते हैं कि जो नो लड़का फॉलो करे, एक लड़के को वो ट्रेट्स फॉलो करने चाहिए, ऐसे कौन से वो ट्रेट्स हैं जो कि जिससे कि लड़की इंप्रेस हो जाए फर्स्ट मीटिंग में? यहाँ पे मैं एक चीज़ बात करूँगी उन जनरेशन मतलब उन एज ग्रुप के बारे में जो कि अप्रॉक्सीमेट 27 अबव के आसपास और अप टू 34-35 का जो एज ग्रुप है, मैं उस एज ग्रुप के अच्छा, बारे में इसमें बात भी करूँ। एज ग्रुप्स होते हैं? हाँ एग्जैक्टली, एज ग्रुप इसलिए मैटर करती है क्योंकि हर एक इंसान की जो लाइकिंग है ना वो हर एज के साथ चेंज होती है। एक सर्वे के तहत ही देखा गया है कि एक औरत को अपने जीवन में 4 टाइप के आदमी पसंद आते हैं, और आदमी के साथ तो आदमी तो वैसे बहुत सारी पसंद आती हैं लेकिन 4 कैटेगरी टाइप के। जैसे सपोज़ कि अगर मैं स्कूल में थी तो मुझे जो हमारी क्लास का मॉनिटर था वो बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो क्लास को अच्छे से मैनेज करता था, उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी, उसके मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आते थे, इसलिए वो मुझे पसंद था। लेकिन आज जो मेरी एज है उसके अंदर क्या मुझे उन्हीं ट्रेड से कोई लड़का पसंद आएगा? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अब मेरी जो चॉइस है, मेरी सिचुएशन जो है, मेरा माइंडसेट जो है वो सब कुछ चेंज हो चुका है। अब मुझे कुछ अलग टाइप का आदमी पसंद आएगा, और जो इस एज ग्रुप के अंदर मुझे पसंद आएगा वही मेरे लाइफ के आगे 20 साल बाद क्या मुझे यही पसंद आएगा? नहीं, तब तक मेरी वापस से चेंज हो जाएगी लाइकिंग। तो ऐसा मेल और फीमेल दोनों के साथ है। अब ट्रेड्स के अंदर अब हम लोग अगर बात करें इस एज ग्रुप के अंदर, सबसे पहले तो आपका ड्रेसिंग पार्ट वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी अच्छी लड़की से मिलने जाओ, सबसे पहले तो आप हर किसी से मिलने मत जाओ, आप उनसे बात करो, इंटरेक्ट करो, आप देखो कि वो बात किस टाइप की कर रही है। अगर वो बार बार मनी ओरिएंटेड बात कर रही है तो आप समझ जाओ कि उसका मेन मोटिव आपका खर्चा कराना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो बार बार आपसे बात कर रही है कि मतलब जॉन अब्राहम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये एकदम टाइगर श्रॉफ की बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सोनू सूद के कट्स देखे हैं तुमने, उसका कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा लगता है, इट मीन्स वो लड़की सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल आउटर अपीयरेंस को पसंद करती है। इस टाइप की लड़कियाँ भी आपको नहीं समझ में आएंगी। अगर कोई लड़की आपसे बात करे कि तुम करियर में क्या कर रहे हो, तुम्हारे लाइफ के गोल्स क्या हैं, तुम्हारे अल्टीमेट जो लाइफ का जो विजन है उसको अचीव तुमने कहाँ तक कर लिया, तुम अपने पेरेंट्स को कैसे खुशी देना चाहते हो, तुम अपने आगे के बारे में क्या सोचते हो, अपने फाइनेंसेस को किस तरह से तुमने मॉनिटर करना है। अगर कोई लड़की आपसे इन टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो आप समझ जाओ कि वो लड़की जो है एक अच्छी लड़की है, उसका फोर साइडेड उसका एटीट्यूड है और वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग आगे जा सकती है। तो अगर आपको एक रिलेशनशिप में जाना ही है तो आपको इस टाइप की लड़की को पसंद करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे मिलो, अनडाउटेडली आप बहुत ज़्यादा डिसेंट अपना आउटफिट वेयर करके जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि जितना आप अपना डिसेंट अपना आउटफिट रखोगे, लड़के जितने डिसेंट होते हैं ना वो उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं फीमेल्स के लिए, और वो जितना ज़्यादा इतनी एक्सेसरीज और मतलब अजीब से कॉम्बिनेशंस और एक वो कहते हैं ना हिप्पी स्टाइल या छपरी टाइप तो इस टाइप के लड़कों को लड़कियां ज़्यादा ना सीरियसली लेती हैं और ना ज़्यादा उनसे इम्प्रेस होती है। ये चीज़ है, तो आपका आउटफिट जो है वो मैटर करता है। अगर हम साइकोलॉजिकली, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको एक होता है ना कि पहली नज़र में इम्प्रेस करना लुक्स के बेस पे, अगर आप चाहते हो कि हाँ उसका अटेंशन मेरे पे जाए, तो मेल्स के लिए मैं बताऊंगी कि आप ना कोई पिंक कलर की शर्ट वेयर करें, समथिंग इन पिंक, लाइट पिंक, पीच, इस टाइप के जो शेड्स हैं वो वेयर करके जाओ, और फीमेल्स ना आप रेड वेयर करके जाओ। तो एक होता है ना कि पहली नज़र में हाँ एक अट्रैक्शन, वो आपको 100% अपने उससे आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन वही आप बॉक्सर पहन के जा रहे हो, जिम की टी शर्ट पहन के, उल्टी कैप लगा के जा रहे हो स्पोर्ट्स वेयर के अंदर, कौन लड़की पसंद करेगी ना? कोई भी देखना भी पसंद नहीं करेगी, फिर चाहे आप कितने गुड लुकिंग हो। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप वेयर क्या करके जा रहे हो, जितना डिसेंट उतना अच्छा। एंड ट्राई टू वेयर शर्ट्स या फिर टी शर्ट्स और जैकेट्स आप वेयर करो। जैकेट्स लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप जैकेट्स वेयर करो। तो इस टाइप का आप आउटफिट अपना वेयर मतलब करके जाओ, और प्रॉपर वो फिट होना चाहिए, नहीं कि अंकल फिटिंग्स हो रही हैं,
वो नहीं, प्रॉपर फिट वो चीज़ होनी चाहिए। लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कि एकदम प्रॉपर फिट आप आउटफिट वेयर करें। नेक्स्ट, आप अगर शर्ट वेयर कर रहे हो उसको ना अपनी जो रोल्स हैं उसको एकदम मतलब स्लीव्स को रोल अप कर लो, क्योंकि ये जो स्किन होती है ये फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और मेल्स का सबसे वो होता है कि बहुत ज़्यादा सेक्सीएस्ट बॉडी पार्ट जो होता है मेल्स का, जो फीमेल्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, वो यही लगता है, उनके 4 आर्म्स। अच्छा, हाँ, तो आप अगर अपनी स्लीव्स को रोल अप करके आप जाओगे तो लड़की आधी तो वहीं पे आपसे इम्प्रेस्ड है, I प्रॉपर didn't know कट्स के that. साथ। Yeah, I mean, this is the new thing which I'm learning. आप करके जाओ, आपको सच में अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट है कि कलर कॉम्बिनेशंस विच यू आर वेयरिंग, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं, एकदम चटक ऑरेंज कलर की टी शर्ट के साथ आप वेयर करके जा रहे हो ग्रीन कलर के ट्राउजर्स, मतलब क्यों? वो वहीं दूर से ही भाग जाएगी वो। आपको समझना चाहिए, डिसेंट जो है ना, आंखों को अच्छे लगे, डिसेंट लगे, आप वो वेयर करके जाओ। ट्राई टू वेयर लिनन शर्ट्स, Okay. लिनन शर्ट्स पेस्टल कलर्स के अंदर, आप वो ट्राई करो, बहुत ज़्यादा क्लासी और रिच लुक आपको देगी आपके पर्सनालिटी को। आप इस टाइप का वेयर करो। और तो ये एक कुछ तरीके हैं कि आप क्या चीज़ें वेयर करके जा रहे हो। आधी लड़की वहाँ पे इम्प्रेस हो गई। नेक्स्ट है, आप वॉक करो, एकदम स्ट्रेट देख के वॉक करो, इधर उधर। लड़के क्या करता है, ये पॉकेट में हैंडल इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, क्यों? सामने देखो ना, सामने देख के बात करो। और अगर सामने वही लड़की बैठी है उसको देखते हुए वॉक करो, आधी वो वहीं पिघल जाएगी। उसको देखो, आई कांटेक्ट इज मस्ट। आपको अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, आप उसको स्टेयर करो, उसको देखो, लेकिन वो वल्गर स्टेयर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 3 सेकंड हो गए 4 सेकंड हो गए उसका घूरे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं। Okay. आप उसको देखो, कॉन्फिडेंटली उसको देखो, वो चीज़ लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। जितने कॉन्फिडेंस के साथ जाके आप आगे खुद बढ़ के अप्रोच करोगे तो लड़की उतनी ही आपसे इम्प्रेस होगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 90% मेल्स ये सोचते हैं कि हम लीग में ही नहीं है। मतलब वो ये सोचते हैं कि इतनी सुंदर लड़की हमें क्यों पसंद करेगी, हम तो लीग में ही नहीं है, Okay. हम तो उसके लायक ही नहीं है, तो हमें अप्रोच भी नहीं करना चाहिए। Okay. तो ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप ये चीज़ सोचते हो तो एक तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, है ना, दूसरा शायद आप लीग में थे Okay. लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया, तो इसलिए लड़की भी हाथ से चली जाती है। तो बेटर ये है कि आप कैसे भी हो, आपको अप्रोच ज़रूर करना चाहिए। और फीमेल्स जो है सबसे ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस से वो होती हैं, मतलब इम्प्रेस होती हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट है, बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग बातें मत करो उनके साथ। एक होती है ना मक्खन लगाने वाली, कि आप ये है वो है फलाना, नहीं नहीं नहीं, इतनी फ्लैटरिंग बातें लड़कियों को ये लगता है कि बहुत चालू है, बहुत सारी लड़कियां घुमाता होगा ये, तो आप ये चीज़ मत करो। जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको कोई चीज़ें पसंद हैं, कोई चीज़ें नहीं पसंद है, अपना क्लियर कट अपना ओपिनियन रखो। लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है वो लड़के जो कि अपना एक ओपिनियन रखते हैं हर चीज़ के अंदर। एंड द वे यू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कि जैसे सपोज एक लड़की बैठी है, उसके पास एक ज़ारा का बैग है, मतलब ज़ारा का मतलब एक पॉली के अंदर वो एक नया पर्स लेके आई है और वो पैकेट के अंदर रखा हुआ है, और आप जाके उसको बोलते हो ये चीज़ कि ना तुमने ज़ारा से बाय करा, मतलब यू हैव अ गुड टेस्ट, अच्छा किया तुमने, ज़ारा हैज़ अ गुड कलेक्शन। ये एक वो होती है ना पिकअप लाइन्स, ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ होती है। बजाय आप ये चीज़ उनको बोलो यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन यहाँ पे जो बैठी हुई है, नहीं, लड़कियाँ फिर और ज़्यादा भाव खाने लग जाती हैं। ये चीज़ है। तो द वे यू अप्रोच वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितने आप अपने आप को डिसेंट शो करोगे उतना लड़की आपसे इम्प्रेस होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, इतना भी डिसेंट नहीं कि आपके मुंह से ही आवाज़ नहीं निकल रही है। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लड़कियों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं मेल्स की। और कोई और तो बस कि आप उनसे बात करो। और अच्छा, जो आपने शू गेम की जो बात कही थी वो ये होती कि जब कोई फीमेल किसी लड़के से मिलती है, अगर वो एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना चाहती है, अगर उसका माइंडसेट ये है, तो वो शुरू में ना थोड़ी सी वो होती है ना घबराई हुई सी, बहुत ज़्यादा एकदम सिमटी सी, जैसे मैं अभी बैठी हूँ उस टाइप से एकदम कोजी सी वो बैठती है, और थोड़ी सी उसको हेजिटेशन हो रही होती है, उससे घबरा रही होती है, इतना उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, इधर उधर देख रही होती है। तो आप इस चीज़ को समझो कि वो ना थोड़ा सा उसको वो हो रही है, मतलब घबराहट सी हो रही है, मतलब एक होती है ना कि वो
थोड़ी सी अनईजी वो हो रही होगी उस टाइम पे, तो इट्स अ गुड साइन, ये एक अच्छा साइन है। आप इस चीज़ से समझ जाओ कि वो लड़की एक अच्छी लड़की है, शी इज़ अ नाइस गर्ल। और फिर जब आप उसको ईज आउट करते हो अपनी बातों से, उसको हंसाते हो, लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो उनको हंसाते हैं, तो अगर आप उसको ईज आउट करते हो, नॉर्मल करते हो, तो वो ना अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ देती है। जब वो लूज छोड़ती है तो अपने फुटवेयर के साथ खेलती रहती है, कभी अपने आउटफिट के साथ खेलती है, अपने बालों के साथ खेलती है, कुछ भी करती रहती है वो ना, आपको बार बार यूँ ऐसे हाथ लगाती रहेगी कि क्या कर रहे हो और ये वो। तो आप समझ जाओ कि लड़की ईज, मतलब एक उनको ना वो रिलैक्स हो रही है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन जिससे पता लगता है कि लड़की आपसे इम्प्रेस हो रही है। अगर आपकी एंटायर मीटिंग में लड़की ज़्यादा बात नहीं कर रही है, कोजी कोजी फील कर रही है, ज़्यादा कोई, जब आप जितना आपने पूछा उतनी ही बातों का वो जवाब दे रही है, और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपसे कहती है कि आई थिंक अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई, पापा का कॉल आ रहा है या घर से फ़ोन आ रहा है, जो भी है, तो समझ जाओ वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रही है। एक मैं आपको एक और तरीका मैं बताऊँगी, जब भी आप किसी पर्सन से मिलने जाओ, है ना, जिससे आपने अच्छे से बात करी है और आपकी फर्स्ट मीटिंग है और आप दोनों की इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन हुई है, तो बेटर है कि आप उसके ना सामने जाके मत बैठो, आप उनके पास में जाके बैठो। आपके जो होते हैं ना कि आपका जो ऑरा जो है वो उनको फील करने दो। अगर आप दोनों का ऑरा आपस में एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे को आप पसंद करते हो, तो चांसेस हैं कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी, मतलब पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं उस डेट के। तो अगर आप जितना पास में जाके बैठोगे वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये नहीं कि आप वल्गर हरकतें कर रहे हो, बार बार उसको टच कर रहे हो, घूरे ही जा रहे हो, उसके हेयर के साथ खेल रहे हो, नहीं। लड़कियां इतना ज़्यादा, मतलब उनको ये टच वच ज़्यादा पसंद नहीं आता फर्स्ट मीटिंग के अंदर। उनको स्पेस दो, उनको ओपन अप होने दो। मतलब आपने बताया कि 5 ऐसी ट्रेट्स होते हैं जो हर लड़के को फॉलो करने पड़ते हैं व्हाइल ही इज गोइंग ऑन अ डेट विद अ गर्ल। तो पहला था कि ड्रेस, एकदम डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और दूसरा था आपने बताया कि अ गाय शुड वॉक स्ट्रेट, राइट। कॉन्फिडेंटली लड़की की आंखों में आंखें डालकर ही शुड वॉक, और इधर उधर ना देखे। हम्म। एंड तीसरा था ज़्यादा फ्लैटर ना करे लड़की को अननेसेसरी, हम्म। और जो भी कॉम्प्लीमेंट करे वो ओपिनियनेटिव होना चाहिए, जैसे कि हम्म। आपने ज़ारा का एग्जाम्पल दिया। हम्म। एंड फोर्थ था जस्ट मेक हर कंफर्टेबल, उनको हंसाओ, मेक हर फील दैट यू आर फनी पर्सन। लड़कियों को ये बहुत अच्छा लगता है। एंड द फिफ्थ वन इज लड़कियों से ज़्यादा दूर मत बैठो, हाँ, मतलब अपनी वाइब उनको जस्ट फील होने फील दो। होने दो। पता है इसका ना साइकोलॉजिकली एक ही चीज़ है भी, जैसे सपोज कि अगर मैं किसी के साथ डेट पे जाती हूँ और वो पर्सन, मतलब ऑब्वियसली उनके और मेरे बीच में इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन हुई है ना, मैं डेट पे जा रही हूँ और वो पर्सन अगर मेरे पास में बैठा है, मेरे पास में वो 1 घंटे तक बैठा है, मुझसे बात करा और उसने मुझे टच करने की कोशिश भी नहीं करी, तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप 100% वर्क करेगा। ओके। ये है, क्योंकि लड़कियां ना इस चीज़ से जज करती हैं। पास में बैठना मतलब एक लड़के का कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल लूज होना। ओके। और अक्सर लड़के क्या करते हैं, वहीं पे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं और वो गड़बड़ लड़कियां पकड़ लेती हैं, और वहीं पे आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है, ओके। अनटिल अनलेस लड़की बहुत ज़्यादा चालू है तो। ओके। ये है। मतलब 2 कैटेगरीज की लड़कियां होती हैं आप बता रहे हो, लड़के भी 2 कैटेगरीज के होते लड़के हैं। भी होते हैं। हम्म। सो आपने टचिंग की बात करी, तो लेट्स टेक दिस मैटर डीप। तो टचिंग से मतलब आप क्या बताना चाह रही हैं कि अगर इफ़ आई एम गोइंग टू मीट अ गर्ल एंड ऑन अ वेरी फर्स्ट मीट मुझे उनके साथ शुड आई आस्क हर फॉर अ फिजिकल रिलेशनशिप और नॉट, और किस तरह से अगर आस्क भी करना है तो हाउ डू वी आस्क देम? या एक जो आपने जो आशीष बोली ना, शुड आई आस्क हर अबाउट द फिजिकल रिलेशनशिप, अगर कोई मेरे से ऐसा पूछे और बाय चांस अगर मैं उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में हूँ भी, और अगर उसने मुझसे ऐसा पूछा कि हमें एक फिजिकल रिलेशनशिप वो कर लेते हैं, आई थिंक मैं वहीं पे उसको छोड़ के भाग जाऊंगी। पूछो मत, आपको हिंट्स अपने आप मिल जाते हैं। आपको ये है कि आपको अटेंटिव रहना पड़ता है, और बीइंग अ मेल आपको बहुत सारी चीज़ों में इनिशिएशन लेना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मीट के अंदर कोशिश करो कि आप फिजिकल इंटीमेसी के अंदर मत इन्वॉल्व हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो चीज़।
पहली ही मीटिंग है, उसके अंदर आप फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हो, आप वो रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं टिकेगा। बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस क्लब कल्चर जो चलता है? मतलब आई इवन आई हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि यार हम तो क्लब में गए, वहाँ पे मेरे को लड़की मिली एंड देन वी स्टार्टेड बैंग बैंग। तो वो कल्चर के बारे में क्या है? मतलब इवन लड़कियां और आर ऑल्सो विलिंग टू स्लीप ओवर ऑन अ फर्स्ट डेट, और या सिर्फ लड़के ही हैं ऐसे मतलब जो सोचते हैं? आप मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, डू यू एक्चुअली कंसिडर एज अ डेट? आई डोंट थिंक सो। है ना, तो It's यहीं not a पे date. पॉइंट जो है वो खत्म हो गया। बट आई हैव ऑल्सो सीन दोज कपल्स कि हाँ, जो पहली बार मिले हैं क्लब में एंड दे हैड अ गुड नाइट, उसके अगले दिन यू नो दे आर कंटिन्यूइंग दैट रिलेशनशिप, और उनका रिलेशनशिप बन गया एंड दे इवन गॉट मैरिड। तो ये भी चीज़ मतलब चल रही है आजकल, पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी इज यू नो नेवर आउट ऑफ द डोर। तो इस चीज़ में भी यू नो होप है, स्कोप है। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ में? इसमें स्कोप बहुत कम है, जो आप Okay. ये चीज़ जो बता रहे हैं ना, ऐसा अब बहुत कम होता है। और पहली चीज़ जो आप कह रहे हैं ना कि आप किसी लड़की से क्लब में मिले, आपने वही फिजिकल इंटीमेसी आपने मेंटेन करी, उसके बाद आपको उसका नाम तक नहीं पता होता, आप उसके साथ क्या रिलेशनशिप में आओगे, आपको उसका नाम भी नहीं पता, वो करती क्या आपको कुछ नहीं पता, और क्या गारंटी है जो आपके साथ जो अभी सो रही है वो सुबह किसी और के साथ नहीं सोई होगी। करेक्ट करेक्ट। और सेम अप्लाइज ऑन द मेल्स टू। आप सुबह किसी और के साथ हो, दिन में किसी और के साथ हो, रात को किसी और के साथ हो, तो ऐसे तो आपने इमोशंस को तो एकदम सप्रेस कर दिया ना। इमोशंस आपने आगे ही कहाँ आने दिया? आपका तो मेन इंटेंशन यही था कि आपको फिजिकल रिलेशन मेंटेन करना है, फिर आपने सेक्स करना और चले जाना है। तो ये भी तो एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि अगर आपका सोच ही ऐसी है तो वहाँ पे तो आपको भगवान भी आके आपको समझा दें कि भाई तू ये गलत कर रहा है, मत कर, तो भी आप नहीं समझो। ये है। और जिस इंसान को ये चीज़ करने की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है, ऐसे इंसान जो हैं वो बहुत कम होते हैं। मतलब आई डोंट थिंक सो ऐसे होते भी होंगे ज़्यादा, वो अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा लॉयल भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का वो होता है ना, चस्का चढ़ जाना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ स्लीप अराउंड करना। तो वो जब किसी के साथ एक रिलेशनशिप में सीरियसली आ भी नहीं पाते हैं ज़्यादा ढंग से, और अगर आते भी हैं तो थोड़े टाइम बाद वो उसको चीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस टाइप के रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, वो सही भी नहीं होते, और कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे लगता है एंडिंग वो या तो लाइफ टाइम बैचलरहुड मेंटेन करते हैं, या तो उनको लगता है कि नहीं। और इसके अंदर गलती क्या है कि उनको लगता है कि लड़की सही नहीं मिलेगी। अरे भाई, लड़की कैसे तुम्हें सही मिलेगी? तुम खुद कौन सा सही हो? तुमने खुद ने भी ऐसा क्या कर लिया? मैं मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ स्लीप अराउंड करना गलत नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को एडिक्शन बना लो, आप रोज़ की इस चीज़ को हैबिट बना लो, तो वो तो गलत है ना। विच आई टोटली अग्री। एंड मुझे अब एक क्वेश्चन बताओ। बहुत बार मैं सोचता हूँ ऐसा, एंड इवन आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट इट, कि आपको भी आती होंगी फॉर श्योर, बिकॉज यू आर इनटू दिस कंटेंट मेकिंग और ये आपका नीश है। तो अगर एक लड़का और लड़की यू नो देव स्टार्टेड टू लाइक ईच अदर, तो कब लड़के को लीड लेना चाहिए या लड़की को लीड लेना चाहिए? कब, किस पॉइंट पे? आप समझ रहे हो, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है एंड नाउ यू नो वन वांट्स टू गेट फिजिकल इन दैट रिलेशनशिप। वो उनके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना चाहती हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आता है, कौन सा समय आता है व्हेन यू नो दे गेट इंटीमेट विद ईच अदर? और सबसे एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि लीड कौन लेगा, लड़का लेगा या लड़की लेगी? तो इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि हाँ, हम 10 दिन से रिलेशनशिप में, चलो यार लेट्स गेट इनटू अ इंटीमेट रिलेशनशिप, चलो सेक्स करते हैं? और इसका क्या ओपिनियन है कि पहले लड़का लीड लेगा या लड़की लीड लेगी? जिसको ज़्यादा चलो करने की वो लीड ले लें। या तो एक ये तरीका है, या फिर बेसिकली मेल्स को इस चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में ना बेटर रहेगा कि आप कम से कम 2 से 3 डेट्स आप विदाउट टचिंग ईच अदर आप गुजार के देखो। आपके लिए प्रायोरिटी सेक्स करना नहीं होना चाहिए, आपके लिए प्रायोरिटी उस इंसान को एक्सेप्ट करना होना चाहिए। अगर आप इस माइंडसेट के साथ अगर आप किसी से मिल रहे हो तो आप रिलेशनशिप में एंटर कर जाओगे, एक सीरियस रिलेशनशिप में।
और अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है तो वो 100% एक फ्लिंग के अंदर जाके एंड हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ये है कि एक वो होता है ना इनिशिएशन, 2 या 3 मीटिंग के बाद एक मेल जो है वो एक इनिशिएटिव लेगा। ऑब्वियसली मेल को भी इंस्टिंक्ट्स आ जाता है कि हाँ लड़की जो है वो फिजिकल होना चाहती है, ठीक है, आपने एक इनिशिएटिव लिया, अच्छी बात है, आपने यू जस्ट स्टार्टेड ना। ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर फीमेल आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और रुकना चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी जा रहा है ना चीज़ें, तो आप उसके इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करो। आपने एक बार बोला, उसने मना कर दिया, दूसरी बार पूछना भी मत, आप उसको बोलो ही मत। उस दिन तो आपने कुछ भी नहीं बोलना उसको, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आपके बिहेवियर के अंदर भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आप उसको बोलो कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट यू। लेकिन बार बार अगर आप उसको मनाने की कोशिश करो, क्या हो गया, तो सब करते हैं, अब मुझे नीड हो रही है, मैं कहाँ जाऊँगा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे कभी बोलोगी तो मैं मना कर दूंगा क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हो जाता है, या ऐसे केस के अंदर ना वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल वाला वो चीज़ लगती है। ऐसे केस में कहीं ना कहीं लड़की चलो हाँ भी कर दे आपको, लेकिन आपको लग रहा है अगले दिन से वो आपको दिखाई देगी, वो लड़की ही भाग जाएगी वहाँ से। अगर वो अच्छी लड़की है तो वो नहीं होगी। तो बेटर है कि आपको अपने पार्टनर की इस चीज़ को समझना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये है, ये एप्लीकेबल हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी है। अगर हस्बैंड का मन है कि आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विद हर टुनाइट, तो अगर उसने बोला, अगर आपकी वाइफ ने मना कर दिया, है ना, तो ऐसे केस में आप उसके इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करो कि कोई बात नहीं, उसका मन नहीं है तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं कि रोज़ रोज़ वो चीज़ हो। लेकिन बीइंग अ फीमेल आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि वो जितनी बार बोलता है उतनी बार मना कर देते हो, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको एक वो बैलेंस होता है ना, वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। और ऐसा भी नहीं होता कि तुम फीमेल हो तो तुम नहीं बोल सकती हो, है ना, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ऐसा भी नहीं है। इस चीज़ से ना बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस एक दूसरे को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों की ही नीड्स होती हैं फिजिकल इंटीमेसी की, दोनों को ही एक सेम लेवल की अराउजमेंट होती है। तो आप दोनों को इस चीज़ को ना नॉर्मल लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को, इसको एकदम हाइपर वाला मैटर नहीं बनाना चाहिए ये चीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, अगर आपका पार्टनर आपसे ये चीज़ कह रहा है, अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है, तो ऐसे केस के अंदर आपको उसकी इस चीज़ को, नीड को समझना चाहिए और आपको वो चीज़ नीड पूरी करनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि आफ्टर ऑल शी इज़ योर पार्टनर या ही इज़ योर पार्टनर, वो और कहाँ जाएगा, वो चीज़ है। लेकिन ठीक है, कभी मन नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके, मना कर दो। और आप भी उस चीज़ के फोर्स मत करो, लड़ो मत। मतलब आप कह रही हैं कि अगर एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में एक रिलेशनशिप में फिजिकली इंटीमेट होना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट 2 दिन रुको, दो या जस्ट तीन अंडरस्टैंड डेट्स पे मत करो। डेट्स पे, ओके, हाँ, 2 या 3 डेट्स पे मत करो। आप एक दूसरे का माइंडसेट समझो। ओके। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब आप उसको एज अ पर्सन पसंद करने लगते हो ना, फिर जब आपकी उनसे फिजिकल बॉन्डिंग होती है तो वो एक नेक्स्ट लेवल होती है। वो नेक्स्ट लेवल ऐसी होती है क्योंकि आप उस टाइम पे एक दूसरे का जो ऑरा जो होता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो, और आप इमोशनली उस फिजिकल इंटीमेसी के बाद और ज़्यादा क्लोज आ जाते हो, तो आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट डेट पे वो चीज़ कर ली तो आप एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए हो और वो चीज़ वहाँ पे फिजिकली वो चीज़ आ गई है, तो ऐसे केस के अंदर फिर वो बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाती है। और इसके साथ साथ लीड हमेशा एक लड़के को लेनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब इस पे कोई जजमेंट नहीं होता, राइट? और इस चीज़ में आपको जज भी नहीं करना चाहिए कि अगर सपोज आपकी गर्लफ्रेंड है, उसकी नीड है, वो आपसे कह रही है कि मैं चाहती हूँ तुम करो, और वो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ठरकी है या उसके वो कैरेक्टर लेस है, नहीं। आप इस चीज़ में ना बिल्कुल भी उनके कैरेक्टर के ऊपर पॉइंट आउट मत करो। और जो मैंने कहा ना कि 2 या 3 मीटिंग्स तक आपको नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में क्या है कि ना, अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ तो मैं अपनी बॉडी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई कांट अलाउ एवरीवन टू टच मी। तो ऐसे मैं किसी से मिली हूँ पहली बार और मैं उसको बोलूँ कि हाँ भाई आजा कर लेते हैं,
तो वो चीज़ भी तो गलत है ना। अगर आप सच में अपने आप से प्यार करते होगे ना, जेन्युइनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप सेल्फ लव मेंटेन करते हो, अगर आप सच में अपने आप से प्यार करते हो, तो आप 100% मल्टीपल पार्टनर्स रखोगे ही नहीं फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। आप हर किसी को नहीं अलाउ करोगे कि मैं इसके साथ भी कर लूँ, उसके साथ भी, इसके साथ भी, क्योंकि जो लोग सच में सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं उनको घिन आती है कि कोई भी यूं ही आके टच करके कैसे चला जाएगा। आई कैन रिलेट दिस। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ के अंदर अगर आप सेल्फ लव मेंटेन करते हो, 2 या 3 मीटिंग्स के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, इसका भी कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है वो मेरे से मैच खा रहा है, मुझे लड़की अच्छी लग रही है। अब इस केस के अंदर अगर आप दोनों बॉन्ड एक दूसरे से क्रिएट करते हो, चाहे वो सेक्स बहुत ही गंदा रहा हो, चाहे वो फ्यू सेकंड्स का ही रहा हो, लेकिन वो आपके रिलेशनशिप के अंदर ना एक प्यार भर देगा, वो रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा, खराब नहीं होगा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, सेक्स वर्कर्स के साथ जाते हैं, अनडाउटेडली दे आर ट्रेन्ड, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो हाउ टू डू इट। प्रोस्टिट्यूट्स आर ट्रेन्ड। हाँ, ओके। उनको अच्छे से पता है कि कैसे क्या करना है। लेकिन अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसको नहीं आता है इतने अच्छे से करना, उसको नहीं पता कैसे क्या करते हैं सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन जो आपकी इंटीमेसी अपने उस पार्टनर के साथ होगी जिसको आप जेन्युइनली पसंद करते हो, तो वो बॉन्डिंग, वो फिजिकल इंटीमेसी आपकी एक अलग ही लेवल की होगी, क्योंकि वो एक लेवल की होगी इन कंपैरिजन आप किसी पेड सर्विस आप वो चीज़ अटेंड करके आते हो। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आई थिंक वो मेल्स जो इन दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से रिलेट कर चुके होंगे कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रही हूँ। ओके नहीं, बट मुझे आपका ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा। मैं भी ये सोच रहा था और मेरे को पूछना भी था आपसे, सेक्स ट्रेनिंग स्कूल्स हमारे इंडिया में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मतलब आपने जैसे बताया कि प्रोस्टिट्यूट्स आर ट्रेन्ड, दे आर ट्रेन्ड इन देयर प्रोफेशन, दे नो हाउ टू प्लीज अ मैन, वेरी वेल दे नो इट। तो एक जो नॉर्मल लड़की है जिसने जिंदगी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, एंड सेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन अ रिलेशनशिप। ट्रू। तो आपको लगता है कि हमारे देश में सेक्स ट्रेनिंग स्कूल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और इसकी एजुकेशन आपको स्कूल से ही मिलनी चाहिए। आप कॉलेज ख़त्म होने के बाद अलग से कोर्स ज्वाइनिंग की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, आपको स्कूल से ही ये चीज़ बतानी चाहिए। और ये लेसन स्टार्ट होता है फ्रॉम द पॉइंट गुड टच एंड बैड टच, जो बच्चों को सिखाया जाता है। उसी के साथ साथ ही धीरे 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 आपको सेक्स एजुकेशन समझानी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, हमारी सोसाइटी के अंदर ना मेल्स पे बड़ा प्रेशर है, हाउ डू यू परफॉर्म ना, कितनी देर की परफॉर्मेंस है। मतलब थोड़ा सा ये एडल्ट टॉपिक बन रहा है, लेकिन मेल्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब कोई ऐसा मेल जिसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में करते क्या है, किसी ने समझाया नहीं, यार दोस्तों ने बता दिया भैया ऐसे ऐसे तरीका होता है, ऐसे ऐसे करते हैं, या उसने नेट पे देखा और वो चीज़ उसने कर दी, है ना। फीमेल जिसको पता नहीं है कैसे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ हो, समझाएगा कौन? समझाने वाला तो कोई भी नहीं है ना। तो उन दोनों को ये चीज़ कैसे बताएगा कोई कि भाई यू आर डूइंग गुड और यू आर डूइंग बैड, है ना। तो ये इस चीज़ के लिए एजुकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एजुकेशन होगी ना, तो आप चीज़ों को लस्टफुल फॉर्म में नहीं लेके जाओगे, आप चीज़ों को बहुत नॉर्मल तरीके से आप चीज़ों को देखोगे। अगर ऐसे जो लोग हैं जिनको सेक्स एजुकेशन नहीं है ज़्यादा, उनके लिए पीरियड्स भी एक बहुत बड़े केस है। वो इस चीज़ को भी एक हाइप करने वाला मैटर समझते हैं। उनके लिए ये अबॉर्शन बहुत बड़ी चीज़ है, उनके लिए कंसीव करना बहुत बड़ी चीज़ है, उनके लिए सेक्स करना बहुत बड़ी चीज़ है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े मैटर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब नेचर है। सेक्स एजुकेशन ये है कि वो मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई तो एटलीस्ट गाइड करने वाला होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ एक्चुअली द प्रोसीजर एंड हाउ यू हैव टू डू इट, फ्रॉम वेयर यू हैव टू डू इट, एंड अगर कुछ इश्यूज हो जाए तो हाउ यू मस्ट डील ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आपको सेक्स एजुकेशन मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो मतलब राइट फ्रॉम द स्कूल हो जानी चाहिए। जैसे अच्छा, हैव यू सीन कि आजकल जो बच्चे जो हैं स्कूल के, वो बहुत जल्दी उनके, स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स की मैं बात करूं, जैसे पहले हमारे टाइम पे क्या होता था कि फीमेल्स के जो पीरियड्स की जो एज होती थी वो जनरली होती थी 12 या 13 ना।
अब जो फीमेल्स की जो एज है वो 7 या 8 ईयर्स की होती हैं तो उनको पीरियड्स आ जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट डू थिंक, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? मेच्योरिटी। इतनी जल्दी क्यों? इतना ज्यादा एज गैप क्यों है? आई गेस द जनरेशन इज गोइंग सो फास्ट। एग्जैक्टली उनको वो क्या है कि ना बहुत जल्दी आपस में ये लोग कॉन्वर्सेशन करने लग जाते हैं, इंटरनेट पे चीज़ें देखने लग जाते हैं, तो उनकी जो वो थी ना कि जल्दी वो जवान हो रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो पीरियड्स जो हैं वो भी जल्दी। अनडाउटेडली यहाँ पे जो मेडिकल के जो लोग हैं उस चीज़ में काउंटर कर सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस जो हैं ये भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, लेकिन आजकल के जो जनरेशन जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा वो है, इंडल्ज्ड है, ड्यू टू आई थिंक एक्सपोजर ऑफ फोन। मेरे हिसाब से एक्सपोजर ऑफ इंटरनेट उनका ज़्यादा है। इस चीज़ के अंदर अगर आपको वहीं से ही ये चीज़ गाइड कर दी जाए स्कूल टाइम पे ही कि व्हाट यू आर, आप जो ये सारी चीज़ें देख रहे हो इंटरनेट पे, जो भी आपके एडल्ट वीडियोस आप देख रहे हो और ये सारे जो पीरियड्स आना, ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले टाइम से आपको समझा दिया जाए तो आप इन सब चीज़ों को एक एजुकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझोगे, उस चीज़ को आप नॉर्मल तरीके से लोगे, बजाय उस चीज़ के अंदर एक वो जैसे एंजॉयमेंट का पार्ट समझने की। तो इसलिए सेक्स एजुकेशन आपको स्कूल टाइम से मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़। बट आपको नहीं लगता ये बड़ा इमोरल सा हो जाएगा हमारी स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी के लिए कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना, एंड यू नो इनफैक्ट अगर कोई पॉर्न भी देख रहा है तो पॉर्न देखना भी ऐसा लगता है कि कोई जुर्म कर रहा है अगर कोई पकड़ ले किसी को तो। और अगर कोई कुछ सेक्स से रिलेटेड कोई बात भी कर रहा है, फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, शारीरिक संबंधों से रिलेटेड कोई बात कर रहा है, तो उसको सोसाइटी बड़े गंदे तरीके से देखती है। तो आपको लगता है कि ये अडाप्ट हो जाएगा मतलब आने वाले टाइम में, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप एक बात बताओ कि जब हम लोग स्कूल में थे, हमारे 8th क्लास के सिलेबस के अंदर एक सब्जेक्ट होता था, एक टॉपिक आता था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि Right. कैसे बच्चे कैसे पैदा होते हैं, सारा सब And कुछ। we used to laugh in the classroom जब वो चैप्टर मैम पढ़ा रही होती थी about reproduction and all, and वहाँ से हमने सीखा था कि ह्यूमन बॉडी कैसी होती है और रेक्टम होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो बच्चे, मतलब मैं खुद उसमें था इंक्लूड, वी यूज्ड टू लाफ इन द क्लास कि हाँ हमें ये क्या पढ़ा रहे हैं, हो जस्ट लाइक दिस। अब आप एक बात बताओ कि अगर 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अंदर आज की डेट में अगर ये वाला बता दिया जाए कि रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, आपको क्या लगता है कि कोई भी एक ऐसा बच्चा होगा जिसको पता ही नहीं होगा? ऑलरेडी हर एक बच्चे को आजकल बहुत छोटी सी एज से ही सब कुछ पता होता है। तो अगर जब उसको पता है, आप भी इस चीज को नॉर्मलाइज करो इन सब चीजों को कि बच्चों को पता चलता है। आप नहीं बताओगे तो उनकी सराउंडिंग्स उनको बता देगी, उनका फ्रेंड सर्कल उनको बता देगा, कहीं ना कहीं से उनको टीचिंग तो मिल रही है ना। तो वो रॉन्ग टीचिंग के टाइम पे अगर कोई उनको सही गाइड कर दे, उनको सही गाइडेंस मिल जाए, कोई उनसे 1-to-1 टॉक करे, कोई उनको समझाए, तो ये चीजें कितनी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आप मेन चीज, रेप होने कितने कम हो जाएंगे। आज मेनली जो लोग रेप अटेम्प्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो रीज़न ये होता है कि उनको सेक्स एजुकेशन की एक्सपोजर नहीं मिली होती, उनको कोई ना कोई लड़की दिखती है, लड़का दिखता है, तो वो उसको हरास करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे अगर उनको हमेशा से ये चीज़ नॉर्मल बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे अगर समझाई जाती है तो जो चांसेस ऑफ रेप है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बच्चों के साथ जो हादसे जो हो जाते हैं छोटे बच्चों के साथ, वो होने कितने कम हो जाएंगे। फिजिकल अब्यूजमेंट की कितनी चीज़ें कम हो जाएंगी। आपस में टॉन्ट मारना, वर्क प्लेस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट की चीज़ें होना, इधर उधर जाके टच कर देना, गुड टच, बैड टच, कितनी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। आज छोटे बच्चे कहाँ सेफ हैं? उनके साथ बस का कंडक्टर ही कुछ कर देता है, या स्कूल का जो गार्ड है वो उनको टच कर देता है। उन बेचारे बच्चों को पता भी नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनको हमने कभी समझाया ही नहीं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अगर उनको कोई ये चीज़ समझा दे अच्छे से, तो वो क्यों अपने पेरेंट्स को आके नहीं बोलेंगे ना कि पापा मुझे ऐसे देख रहा था, उसने मुझे यहाँ टच करा और ये वो जो भी है। एटलीस्ट उसके पेरेंट्स जो है इस चीज़ में एक्शन तो ले सकते हैं। आप अपना बच्चा तो बचा सकते हो,
कोई बड़ा हादसा होने से पहले रुक तो सकता है। तो इसलिए जो सेक्स एजुकेशन है वो शुरू से ही देनी चाहिए, और लोगों को इस चीज को ना बड़ा नॉर्मलाइज वे में लेना चाहिए। जैसे आपने बोला ना कि हम हंसते थे, ये कोई हंसने का पैटर्न नहीं है, आप इस चीज को बाकी बट सब्जेक्ट से वो चीज ट्रीट करो। हमारे अंदर इनहेरेंट थी ना, आई मीन हमें क्योंकि ये सिखाया गया था। हाँ, इनफैक्ट हमें तो ये भी बताया जाता था कि भगवान बच्चे दे देता है ना, तो बच्चों को ऐसे ही बताया जाता है, बताया जाता आ रहा है काफी टाइम से। नो बट दैट्स अ गुड पॉइंट कि बच्चों को अगर स्कूल टाइम से ही ये एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया जाए तो इट वुड क्रिएट मच मोर इम्पैक्ट ऑन आवर कंट्री, और एजुकेशन सिस्टम भी बेटर हो जाएगा इससे। एग्जैक्टली। Also, I don't know if you've watched that web series, हीरा मंडी देख रहा था मैं। हीरा मंडी करके एक वेब सीरीज आ रही है, नेटफ्लिक्स पे ही है। इट्स अ प्रोडक्शन बाय संजय लीला भंसाली। तो मैंने उसमें देखा कि एक जब लड़का आदमी, एक जब बॉय अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है ना, एंड नाउ ही इज इन अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ मैन, तो उसको मैन बनाया जाता है। आई मीन वो कोठे का सेटअप हो गया, और तवाइफ व्हाट वी कॉल इट इन दैट वेब सीरीज, तवाइफ का पूरा रोल प्ले हो गया। तो बॉय से आदमी बनने के लिए तो पीपल यूज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू कोठास एट दैट पॉइंट इन टाइम, जब इट वाज अराउंड 1920s 1925। तो was it a better way to educate people, or better way to make them understand कि हाँ इस तरह से आप जाके सीखो? बिकॉज उनका मेन रीजन ये मेन मोटिव यही है हीरा मंडी में। व्हाट दोस तवाइफ यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू टीच दोस बॉयज how to become a man, how to respect a woman, and how to carry your marriage life, जो अगर आपकी शादी होती है आगे तो। उनका मेन मोटिव ये था। एक मेरे को पर्सपेक्टिव लगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट कुछ ऐसा भी था कि जो नवाब्स होते थे, जो ऑलरेडी शादीशुदा होते थे, वो भी जाते थे वहां पे, इवन दे यूज्ड टू मेक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशंस विद दोस तवाइफ्स। तो मेरा ये जस्ट है कि ऐसी एजुकेशन वापस आनी चाहिए क्या हमारी कंट्री में, बिकॉज इट वाज देन बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने बंद करवा दिए थे, ये ब्रॉथल्स हो गए, कोठेज हो गए, विच इज टुडे आल्सो इट इज इलीगल इन इंडिया। तो ये वापस आना चाहिए क्या रिवाज, कल्चर? बिल्कुल भी वापस नहीं आना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपने ध्यान दिया हो, ये ना नवाबों के टाइम की बात थी। नवाब उसके अंदर जो कोठे के अंदर जाते थे ना, वो नवाब जाते थे, नॉर्मल मेल्स तो नहीं जा रहे ना। क्या उनको ज्ञान नहीं चाहिए? क्या उनको नहीं समझ होनी चाहिए कि कैसे क्या करना है? या तो सबके लिए इक्वल वो चीज रखो कि कोई भी उसमें जा सकता है, या फिर आप स्पेसिफिकली नवाब को ही आप इसके अंदर एंट्री दे रहे हो। पहली चीज तो ये गलत है। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये चीज बोली कि ये तो नवाबों के शौक होते हैं, ये तो नवाबों की वो होते ना कि प्रथा चली आ रही है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बट दे एक्सप्लिसिटली सेड कि ये कल्चर है, हमारे इंडिया का कल्चर है। अब आप एक बात बताओ कि कोई नवाब जा रहा है वहां पे, उसको समझा दिया कि भाई तूने ऐसे 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 करना है, ठीक है, तो वापस क्यों आए? आ गया ना, समझ में आ गया ना, तो घर बैठो। वो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ना सिर्फ एक एजुकेटिव वो नहीं है वो, क्योंकि वो ना एक वो होता है ना कि एंजॉयमेंट का वो है। लोगों ने इसको एंजॉयमेंट के पर्पज से ज्यादा देखा इन कंपैरिजन ऑफ कि कुछ चीज समझने के ना, ये चीज है। अब कोई भी जो फीमेल है, अगर उसकी शादी किसी के साथ हो गई है ना, कौन सी ऐसी रानी चाहेगी कि उसका हस्बैंड जाके कोठे पे बैठे? कोई भी रानी ये चीज नहीं चाहेगी ना कि ऑलरेडी जब मैं एक औरत हूँ उसके पास, वो जाके तवाइफ के पास बैठ रहा है। तो ये भी यहाँ पे भी ये चीज गलत है। और दूसरी ये चीज बहुत अच्छी वो बात थी कि वो एक्चुअल में प्रॉपर जो फेमिनिज्म जो था वो चीज वो डिस्प्ले करती थी कि एक्चुअल में कैसी होती है औरत, उसकी अदाएं क्या होती है, उसकी नज़ाकत क्या होती है, वो सारी चीजें वो बताती थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप काम तो गलत ही कर रहे हो ना। Why are you sleeping with so many men? आप एक अपना नवाब रखो, उसके साथ रहो, और वो नवाब भी आपके साथ कंटिन्यूएशन में आपके साथ रहे,
है ना, until unless मतलब एक इमोशनल बॉन्डिंग हो बेसिकली। तो वो वाला जो कल्चर है वो चीज़ वापस नहीं आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो आपने एजुकेशन की जो बात करी, मुझे ऐसा लगता है जो पेरेंट्स या टीचर्स जो गाइड कर सकते हैं बच्चों को, या कोई साइकोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट जो गाइड कर सकता है बच्चों को, वो उनसे बेटर कोई भी और गाइड नहीं कर पाएगा। अगर मैं अपने बच्चे को ये चीज़ गाइड कर दूँ कि भाई एक्चुअल में बेटा ये चीज़ होती है, ऐसे ऐसे होती है, ये सारी चीज़ें होती है, आई थिंक वो चीज़ उसकी वो रिस्पेक्ट भी करेगा, और वो चीज़ वो आगे इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली लेकर समझेगा, है ना। क्योंकि जो हम अपने बच्चे को समझाएंगे वो चीज़ उसके ज़्यादा बेटर तरीके से मेरे हिसाब से समझ में आएगी, क्योंकि वो हम लोग डिसेंट वे में सारी चीज़ें उनको समझाएंगे। अगर आपके घर में कोई मेल चाइल्ड है, तो आपके जो हस्बैंड जो है, मेल जो आपका पार्टनर जो है, हस्बैंड को एक पर्टिकुलर एज में ना एक लीड लेनी चाहिए कि अब जो मेरा जो बेटा जो है वो बड़ा हो रहा है, तो अब मैं उसको एक आदमी की तरह पालूंगा, मैं उसको मैन की तरह पालूंगा। आप उसका बेस्ट फ्रेंड बनो, उसको समझाओ कि बेटा ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे होता है, ये है वो, उसकी सही गाइडेंस करो, उसको सही चीज़ समझाओ। ऐसे अगर कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसको थोड़े से टाइम के बाद ही ना एक उसकी जो मदर होती है उसको अपने अंडर रखना चाहिए, फिर वो उसको समझाए कि बेटा ऐसे होता है, वैसे होता है, ये है वो है, क्योंकि तभी आप एक बेटर परवरिश दे पाओगे। क्योंकि अगर मेल चाइल्ड है, अगर वो अपनी मदर के बहुत ज़्यादा उसमें रहता है, उसके सिस्टम के अंदर रहता है, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा होकर एक तो वो ममाज बॉय तो बनेगा ही बनेगा, वो तो कंफर्म है। दूसरा, एक माँ का लाड प्यार ना वो उसको कभी भी बड़ा नहीं होने देगा, या वो एक औरत की बहुत ढंग से वो होती ना, मतलब वो परवरिश बहुत बेटर परवरिश नहीं मानी जाएगी। तो मेरे हिसाब से एक टाइमली एक एज होती है, आई थिंक 5 या 6 ईयर की जो एज होती है, आपको उस टाइम पे एक लीड ले लेना चाहिए कि आप अगर आदमी हैं तो मेल चाइल्ड को थोड़ा सा अपने अंडर आप ज़्यादा रखो, और फीमेल है तो आप फीमेल चाइल्ड को अपने अंडर थोड़ा सा ज़्यादा रखो, ताकि उनको बेटर गाइडेंस हो और उनके बेस्ट फ्रेंड्स बनो। कोई भी बच्चा आजकल की जनरेशन में ये नहीं चाहता कि उनके पेरेंट्स उन पे हावी, उन पे एक वो होता था ना कि हम लोग तो पिट लेते थे लेकिन आजकल के बच्चे पिटना नहीं चाहते हैं, उनको कोई इट इज फ्रेंड ऑल्सो चाहिए। अगेंस्ट द लॉ। हाँ, लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन हम तो पिटे हैं ना, मैं तो बहुत पिटी हूँ हाँ, सब पिटे हैं, हम भी पिटे सब पिटे हैं लेकिन आजकल के बच्चे पिटना नहीं चाह रहे वो पिटने से सुधर भी नहीं रहे। हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप उनका फ्रेंड बन के उनको गाइड करोगे ना, वो आई थिंक आपकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा करेंगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो अपनी हर एक चीज आपसे आके शेयर करेंगे। और यहाँ पे अब आपका बड़प्पन है कि आप उस चीज में उनको जज मत करो। अगर आप उनको जज करोगे तो आपको एक बार बता देंगे, 2 बार बता देंगे, तीसरी बार तो आपको कुछ नहीं बताने वाले कि बाप तो आपको तो जब बताओ आप तो ज्ञान देने लग जाते हो। तो यहाँ पे ये गलत है, आपको थोड़ा सा चीजों को ना लाइटली लेना चाहिए, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट वो नहीं कि हर चीज में आप उनको ज्ञान समझा रहे हो, नहीं। लेकिन जहाँ पे चीजों की समझ होनी जरूरी है वहां पे तो आपको स्टैंड लेना ही चाहिए। करेक्ट, आई एग्री। साक्षी, आप ना ड्रेसिंग सेंस की बहुत बात कर रहे थे, तो आई आई जस्ट वांट टू नो कि अगर कोई लड़का डेट पे जा रहा है, उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपने ऑलरेडी दे दिया है, बट मैं फिर से जानना चाहूंगा, अगर कोई लड़का डेट पे जा रहा है, अगर कोई लड़का ऑफिस जा रहा है, अगर कोई लड़का अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहा है या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रहा है, तो क्या क्या ड्रेसेस पहननी चाहिए उसको? आशीष, बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है ये, और आप छोटे में भी निपटा सकते हैं, मतलब 2-4 चीजें बता के वी कैन मूव ऑन। एक्चुअली में पता है क्या है, इस मैं आपको ना बिकॉज बिकॉज फैक्टर्स। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, अ लॉट ऑफ मेन, बिकॉज आई पर्सनली हैव सीन अ लॉट ऑफ मेन कि उनको फैशन सेंस समझ ही नहीं आ रहा, दे डोंट नो व्हाट टू वेयर, हाउ टू कैरी, पैसा है उनके पास, तो बट दे जस्ट वांना यू नो कोई बंदा हो या कोई आपके जैसा पर्सन हो हु कैन गाइड देम। तो दैट इज द ओनली रीजन आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन सो क्लियरली, सो एक्सप्लिसिटली, सो स्पेसिफिकली, कि आप उस पर थोड़ी सी टिप्पणी दे दो कि अगर एक लड़का डेट पे जा रहा है उसको क्या कपड़े पहनने हैं, अगर एक लड़का ऑफिस जाता है तो उसको क्या कपड़े पहनने हैं, अगर एक लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रहा है उसको क्या कपड़े पहनने हैं। अगर डेट्स पे ड्रेसिंग की अगर मैं बात करूँ, तो आप ये चीज़ देखो कि ना इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि आप मिलने किससे जा रहे हो, कि आप उसका खुद का लेवल देखो कि वो क्या है। सपोज कि अगर वो किसी कंपनी की एमडी है,
तो आप एक बैगी जीन्स और एक नॉर्मल वाइट टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते, उसको आप नहीं समझ में आओगे, क्योंकि वो आपको ऐसे लेके कि ये तो ज़्यादा सीरियस ही नहीं है अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, तो फिर वो भी आपको सीरियस लेगी नहीं। तो मैटर करता है कि आप किससे मिलने जा रहे हो फर्स्ट, दूसरा आप कहाँ मिलने जा रहे हो। जैसे सपोज कि आप मिलने जा रहे हो क्लब में किसी से फर्स्ट टाइम, तो आप उससे मिलने के लिए आप कॉर्पोरेट सूट पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि आप क्लब में जा रहे हो। ये आप डेट के लिए बता रहे हो? हाँ, मैं डेट के लिए बता रही हूँ। वहां पे आप कॉर्पोरेट सूट नहीं वेयर करके जा सकते, आपको थोड़ा सा कैजुअल वेयर और बट स्मार्ट, जैसे आप टी शर्ट के साथ आप जैकेट्स वेयर करो, डेनिम वेयर करो, ये चीज आप वेयर करके जा सकते हो। तीसरा, आप ये चीज देखो कि आप डे के टाइम जा रहे हो या आप इवनिंग के टाइम पे जा रहे हो, वो चीज मैटर करती है। जैसे आप टी शर्ट और अगर आप डेनिम वेयर करके जाना चाहते हो, तो वो आप इवनिंग डिनर डेट्स पे आप नहीं पहन के जाओगे, है ना। आप इवनिंग डेट्स पे आप शर्ट और फिर वो फॉर्मल पैंट्स जो होती हैं आप वो वेयर करके जाओ, वो ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। हाँ, फिर ये मैटर करता है कि आप कैफे में जा रहे हो या फिर आप प्रॉपर लंच है या फिर डिनर है, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। नेक्स्ट, आपकी एज मैटर करती है कि आपकी एज क्या है। जैसे सपोज कि यू आर 45 अराउंड और आप बैगी जीन्स वेयर करके जा रहे हो, तो वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं डेट के अंदर आपको जज करने चाहिए, चेक करने चाहिए कि आप क्या बट चीज वेयर 45 के करके जा हैं रहे तो हो। गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। हाँ, तो क्या हो गया, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी एज एवरीबॉडी क्या वांट्स है। टू लुक यंग यार। एग्जैक्टली बात यहाँ पे यंग की नहीं है। आपको आप ना एक तो इस कॉन्सेप्ट को, चीज को क्लियर करो कि आप अपने स्टाइलिंग के अंदर ना ये मत सोचो कि मुझे यंग दिखना है, बिल्कुल गलत है ये। आप अपनी स्टाइलिंग में ये चीज सोचो कि मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव दिखना है, मुझे एकदम क्लासी दिखना है, मुझे एकदम एलिगेंट दिखना है, सोफिस्टिकेटेड दिखना है। अगर आपका इस टाइप का माइंड सेट होगा ना, सामने वाला आपको 100% सीरियसली लेगा, आपकी बातों की, आपकी वैल्यू की, आपके थॉट्स की इंपॉर्टेंस होगी उसकी नजरों में। और फिर अगर वो उसका जो नॉर्मल फ्लिंग का भी अगर वो इरादा है, तो वो अपना इरादा भी चेंज कर लेगा। तो आपका जो ड्रेसिंग है ना, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप क्या पहन के जा रहे हो। जैसे अगर आप एक बहुत कैजुअल कॉफी शॉप में जा रहे हो किसी लड़की से मिलने और आफ्टरनून के अंदर आप जा रहे हो, तो आप टी शर्ट वेयर करो, डेनिम जीन्स वेयर करो और जैकेट वेयर करो, लड़की को अच्छा लगेगा। ये किस टाइप का आउटफिट है जो कि ना मेजरली चल जाता है, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो जैकेट से सबसे इम्प्रेस बहुत ज्यादा होती है, ये चीज है। अगर आप ऑफिस वेयर की बात करो तो ऑफिस में तो आपको फॉर्मल्स ही वेयर करने चाहिए, वो ही ज़्यादा अच्छे लगता है। और अगर आपके कॉर्पोरेट सूट्स जो होते हैं वो चीज़ आप वेयर करो, लेकिन उसका फिट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो फिट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी स्लीव जो है वो छोटी हो गई हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इतनी ज़्यादा लंबी है कि यहाँ तक आ रही है, वो चीज़ गलत होती है। अगर मैं कोट की स्लीव्स की बात करूँ तो वो जनरली इन दोनों के बीच में एंड हो जानी चाहिए ना, आपके इतने एरिया के अंदर आप कहीं पे भी वो चीज एंड हो जाए, हल्की सी शर्ट वहां से विजिबल हो, तो वो बड़ा स्मार्ट लुक देता है। फिट भी प्रॉपर होना चाहिए कि ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट। जैसे एक इसका ना तरीका है चेक करने का। अगर आप कोट वेयर कर रहे हो, आपने बटन लगाया, आप थोड़ा सा उसको आगे करो, अपना एक हाथ डाल के देखो, मेजरली इतना डिस्टेंस होना चाहिए आपके कोट के अंदर और आपके शर्ट के अंदर। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब वो लूज फिट है, अगर इससे कम है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा टाइट है। तो ये चीज, कुछ ऐसे तरीके आप इस चीज को चेक करो। जैसे पीछे से दो उसके अंदर कट्स होनी चाहिए आपके कोट के पीछे की साइड। इससे क्या होगा, एक फिट उसका और प्रॉपर आएगा, जब आप उठोगे बैठोगे तो वहां पे क्रीजेस नहीं पड़ेंगी आपके, इतना ज्यादा आपको टाइट नहीं रहेगा। अब अगर आप किसी डेट पे मिलने जा रहे हो, आपने कॉर्पोरेट सूट अगर आपने वेयर किया हुआ है, तो ये नहीं कि आप एज इट इज जाके बैठ गए, आप पहले अपने बटन ओपन करो फिर आप बैठो, वो इंप्रेसिव लगता है। तो आपकी हर एक चीज वो मैटर करती है स्टाइलिंग के अंदर, ड्रेसिंग के अंदर। फिर आप वॉच क्या वेयर कर रहे हो, जैसे सपोज आपने कॉर्पोरेट सूट वेयर करा हुआ है, उसके साथ आपने डिजिटल वॉच वेयर कर ली या आपने जिम वॉच वेयर कर ली, नहीं, ये अच्छी नहीं लगती हैं। आप प्रॉपर जो आप वॉचेस आती हैं, मेटालिक जो वॉचेस आती हैं, आप उनको वेयर करो। क्लासी जो वॉचेस आती हैं, अरबानी की वॉच आती है, आप उनको वेयर करो, मतलब अच्छी जो क्लासी जो वॉचेस आती है वो वेयर करो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं। इनफैक्ट आपने शू वेयर करा हुआ, उस पर पॉलिश नहीं है, फीमेल ये चीज तक नोटिस करती है,
तो आपको अपनी स्टाइलिंग के अंदर हर एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या चीज़ वेयर कर रहे हो। और अगर कोई लड़का अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रहा है फिर तो आप कुछ ही पहनो, क्या फर्क पड़ रहा है। कुछ भी पहन लो। कुछ भी पहनो क्योंकि जिनके साथ आप जा रहे हो वो कौन सा ध्यान रख रहे होंगे। आई नो। वो मतलब नॉर्मल उसके अंदर फिर मैं आपको बोलूँ कुछ कंफर्ट लेवल को ज़्यादा प्रेफरेंस देके आप वो चीज़ वेयर करो। स्मार्ट लुक जो भी आपको अच्छा लगे आप वो वेयर करो। जनरली लोग डेनिम्स और टी शर्ट्स पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ वो हैंग आउट करते हैं तो। ओके, सो साक्षी, दिस वाज अ गुड आंसर यार। आई मीन मैं भी काफी कुछ सीखा हूँ इस चीज से, तो आई ऑल्सो टेक इट, आई ऑल्सो कीप इन माइंड कि व्हाट एंड व्हेन टू वेयर व्हाट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। बट साक्षी, जैसे कि आपने देखा बहुत गर्मी बढ़ रही है ना, बहुत ज्यादा। एंड पीपल लाइक यू, अगर आप भी रूम में तो फिर भी गर्मी बढ़ रही है। सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस गर्मी में लड़कों को क्या, यू नो, व्हाट दे हैव टू वेयर, व्हाट हाउ दे हैव टू कैरी देमसेल्फ, कैसे हेयर कट होना चाहिए उनका, क्या कपड़े पहनने चाहिए उनको, ये थोड़ा क्लियर कर दो, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को ना ये बड़ा बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज में कि हम क्या पहने और कैसे कैरी करें यार अपने आप को, ऊपर से गर्मी पसीना, यू नो, क्या इसका क्या हल है? आप ना गर्मी की अगर मैं बात करूं, अनडाउटेडली हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, तो आपको एक वो स्वेट इशू बहुत ज़्यादा मेल्स के अंदर वो चीज़ आती है ये, और वो एक सबसे बड़ा वो रेड फ्लैग होता है लोगों के लिए। लोग इसको बहुत मतलब आपको अच्छे से मतलब एक होता है ना वो चीज़ आ जाती है। तो अभी इसके अंदर अगर समर्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो आपको ना हमेशा ब्रीदेबल फैब्रिक्स जो हैं आप वो वेयर करो। ब्रीदेबल फैब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, आप कॉटन वेयर कर सकते हो, आप लिनन वेयर कर सकते हो। लिनन का और कॉटन के बीच में अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक लिनन ज़्यादा बेटर फैब्रिक है। रीज़न एक तो बहुत ज़्यादा आपको एलिगेंट लुक देगा, दूसरा ये है कि वो ना वॉशिंग के बाद ना वो श्रिंक नहीं होता फैब्रिक, जो कॉटन के अंदर सबसे ज़्यादा इशू आता है। तो ये आप चीज़ का ध्यान रखो। आप जो पॉलिस्टर जो फैब्रिक होते हैं आप उसको वेयर मत करो, सिंथेटिक फैब्रिक्स आप वेयर मत करो, सैटिन जो फैब्रिक आते हैं आप उसको वेयर मत करो। एक रेयॉन कॉटन रेयॉन एक फैब्रिक आता है आप उसको वेयर कर सकते हो, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन हाँ ठीक है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एकदम रॉयल लुक तो नहीं देगा, लेकिन सॉफ्ट होता है आपकी बॉडी के लिए। तो इस टाइप के जो फैब्रिक्स हैं आप वो वेयर कर सकते हो। डेनिम मत वेयर करो, एकदम लेदर आप वेयर मत करो। तो ये जो फैब्रिक्स है ना ये ब्रीदेबल नहीं है, तो ये आपका जो स्वेट है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सामने वाला जो है ना वो आपको मतलब उसको स्मेल आती रहती है, आपकी बॉडी के अंदर से ओडर आती रहती है। And I guess it is also not good for the skin. Because Exactly. I remember मैं एक इवेंट पे गया था and I wore those kind of clothes जो आप कह रहे हो ना unbreathable है, वो मेरे को पहनने भी नहीं थे यार, वो डिजाइनर ने पहना दिए किसी तरह एंड आई कैरीड इट। बट मैं बाद में जब आया ना तो मैंने देखा मेरे को रैशेस हो गए यार, मतलब वो चीज स्किन के लिए भी अच्छी नहीं है गर्मी में। स्किन की अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे बेस्ट फ्रेंड जो आपका फैब्रिक के अंदर है वो होता है आपका होजरी कॉटन। सबसे प्यारा फैब्रिक वो होता है, और ये जनरली फैब्रिक होता है आपकी वेस्ट का जो फैब्रिक होता है ना उसको होजरी कॉटन कहते हैं। लेकिन इस फैब्रिक के अंदर दिक्कत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा लो क्लास लगता है देखने में, इसलिए लोग जनरली इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो लाइक्रा के साथ, लेकिन लाइक्रा के अंदर भी वो जो ब्लेंडेबल लाइक्रा होती है ना, ब्लेंडेड लाइक्रा जो कॉटन के साथ ब्लेंडेड होती है, आप उसको ट्राई करो। बट आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट, वो मटेरियल लाइक्रा ही था यार, विच वो लाइक्रा विद पॉलिस्टर होगा। अच्छा हाँ, अच्छा ये इसमें भी ये भी डिफरेंस होता है। हाँ, लाइक्रा विद कॉटन आप ट्राई करो, वो ज्यादा बेटर है। तो आप कह रहे हो कि गर्मियों में लड़कों को ज्यादातर या तो होजरी कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, या फिर अगर वो लिनन हो गया, कॉटन हो गया, रेयॉन हो गया, आप इनको वेयर करो। लेकिन जो सिल्क हो गया, लेदर हो गया, डेनिम हो गया, अब जैसे डेनिम की मैं बात करूँ, लोग सोचते हैं डेनिम तो सभी वेयर करते हैं चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन आप ना कभी किसी दिन तेज गर्मी हो रही हो उसमें ना एकदम फिटेड जीन्स आप वेयर करो, या आप डेनिम जैकेट वेयर करके निकलो, अब आप सोचो आपका क्या हाल होगा उस दिन, क्योंकि ब्रीदेबल नहीं है।
आपने मोटा वूल वेयर कर लिया, वो ब्रीदेबल नहीं है ना। तो ये सारी चीजें मैटर करती है कि आप फैब्रिक क्या चूज कर रहे हो, क्योंकि जितना ब्रीदेबल होगा ना उतना वो स्वेट को कम एब्जॉर्ब करेगा, ये चीज है। और अगर आपको मतलब स्वेट ज्यादा आता है तो आप उस चीज के लिए प्रॉपर जो आपके परफ्यूम्स या फिर जो भी आप यूज करते हो आप उनको ट्राई करो, है ना। और हमेशा जो आपके आर्मपिट एरिया जो है मेनली उसको ना थोड़ा ड्राई रखने की कोशिश करो, क्लीन एंड ड्राई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। लेकिन वहां पे कई लोग क्या करते हैं, बहुत एक्सेस में डिओड्रेंट यूज कर लेते हैं, टैल्कम पाउडर्स यूज कर लेते हैं। इससे इश्यू होता है कि वहां पे उनको ना पिगमेंटेशन इश्यूज बहुत ज्यादा राइज हो जाते हैं, ये चीज है। तो ये मैटर करता है कि आप क्या चीज आप वेयर कर रहे हो। और अगर आपको स्वेट बहुत ज्यादा आता है तो उसको क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। कॉटन टैम्पूज आते हैं, आप उनको यूज करो ना, आप कॉटन को यूज करो, उसको बार बार क्लीन करते रहो। परफ्यूम्स अपने अच्छे आप यूज करो, अनडाउटेडली मतलब आपको एकदम मतलब अच्छा फ्रेग्रेंस के अंदर रहोगे, वो बेटर है। इनफैक्ट अगर वो इनर वेयर्स वेयर कर रहे हैं तो उसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप सपोज करो कि तेज गर्मी है और अगर आपने पॉलिस्टर टाइप का अगर आप अंडरवेयर वेयर करते हो तो अनडाउटेडली आपको रैशेस होंगे। वो एरिया आपका स्मेली भी होगा, वो इतना एक्सेस में स्वेट भी होगा वहां पे, और वो आपको एट द एंड वो रैशेस देके जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा चीज मैटर करती है कि आपके इनर वेयर्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो ब्रीदेबल फैब्रिक के होने चाहिए। और अगर आप अच्छा ब्रांड चूज करो तो वो ज्यादा बेटर है। वरना वो जो लड़कों को जो स्क्रैच करने की जो आदत होती है ना वो करते ही रहते हैं, वो चीज है, फिर वो उनके हैबिट में भी आ जाती है वो हैबिट। एक और चीज साक्षी, देयर आर लॉट ऑफ मेन जो अंडरवेयर पहनते ही नहीं है तो उनके लिए क्या कहना है, मतलब अंडरवेयर्स आर इम्पोर्टेंट और नॉट फॉर मेन? Underwears are the most important thing for a man. It's not about the styling part. It's not about any other thing. It's just about जो आपका प्राइवेट एरिया जो है वो उसको होल्ड करता है, वो उसको एक ग्रिप देता है। अगर वहां पे अगर आप उस चीज को एकदम लूज अगर आप छोड़ दो, एकदम हैंगिंग फॉर्म में आप छोड़ दो, अगर आप उसको कुछ ग्रिप नहीं दे रहे हो, उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपके इंटरनल ऑर्गन पे आएगा ही आएगा। तो पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि अगर आप इनरवेयर वेयर नहीं कर रहे हो, उसके अगर आपने उसको वेयर करे बिना अगर आपने नॉर्मल कुछ भी अपना डेनिम वेयर कर लिया, कुछ भी आपने पैंट्स वेयर कर दी, तो वो सामने दिखेगा वो चीज, तो वो भी तो एकदम ऑकवर्ड है ना, वो चीज वो गलत लगती है, वो अच्छी नहीं होती। सबके पास है, दिखाना क्यों है बात वो है कि आपको अपनी ना स्टाइलिंग थोड़ी सी डिसेंसी की तरफ मेंटेन करनी चाहिए। अच्छा लड़के आजकल क्या कर रहे हैं, वो देखा आपने कैल्विन क्लीन के अंडरवेयर्स लेके आएंगे, उनके टैग शो हो रहे होते हैं ब्रांड के, कितना गंदा लगता है वो। मतलब आपको बताना क्यों है, ये इसको कहते हैं छपरी स्टाइलिंग। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट, वो छपरी स्टाइलिंग का पार्ट है ये। तो अच्छा नहीं लगता, आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। दिस इज नॉट अ जेंटलमैन्स गेम। No, not at If you're all. doing this, Not if at you're all. showing off your underwear, if you're showing off your कच्छा, तो ये जेंटलमैन की ट्रेट्स नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। Okay. यहाँ तक के बटन खुले हुए हैं। Okay. भाई आप ठीक है जिम जाते हो, आपकी अच्छी बॉडी है, आपके प्रॉपर फिजिक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ तक क्या आप वो डीप नेक का बटन खोल के रखोगे, या आपने टैंक टॉप्स वेयर करके जाते हैं आजकल लड़के कि मेरी फिजिक बहुत अच्छी है तो मैं टैंक टॉप्स पहन के कहीं पे भी जा सकता हूँ। नहीं, बहुत ज्यादा गंदा लगता है। टैंक टॉप्स आपने वेयर करने हैं तो आप जिम में वेयर करो, बीचेस पे वेयर करो, या फिर पानी वाली जो जगह वहां पे वेयर करो। ज्यादा कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा है वहां पे वेयर कर लो। लेकिन ये थोड़ी कि आप डेट पे भी वही पहन के जा रहे हो, ऑफिस पहन के जा रहे हो, किसी भी वर्क प्लेस पे जा रहे हो, है ना, या लड़की के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो, ये थोड़ी सब पहन के जाओगे। अच्छा मैं स्पेसिफिकली अगर कच्छों की बात करूं, अंडरवेयर की बात करूं, तो एक मैन को, एक आदमी को किस टाइप का अंडरवेयर पहनना चाहिए? वी शेप पहनना चाहिए या चिपके हुए बॉक्सेस पहनने चाहिए या खुले बॉक्सेस पहनने चाहिए? इसके लिए कुछ है क्या? खुले तो नहीं पहनने चाहिए, वो प्रॉपर फिटेड ही आपको वेयर करने चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा लूज नहीं, अदरवाइज वो ग्रिप नहीं मिलेगी आपको। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उसको एक बॉक्सर फॉर्म में आप मतलब बाय करते हो या फिर आप वी शेप बाय करते हो, ये आपका पर्सनल चॉइस है, ये आपके कंफर्ट की बात है,
ये चीज़ है, आपको जो कंफर्ट लगे आप वो चीज़ वेयर करो। जैसे सपोज अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको थॉन्ग्स पहनना वेयर अच्छा लगता है, वो उस चीज़ में कंफर्ट फील करती हैं, और ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको थॉन्ग्स बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये आपके पर्सनल चॉइस है कि आप क्या चीज़ वेयर करते हो, लेकिन उसका फिट, उसका फैब्रिक और उसकी कवरेज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रॉपर ग्रिप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो आपके प्राइवेट एरियाज जो हैं वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। Sakshi, one more thing. A lot of men are confused कि what hairstyle should they keep. मतलब इसमें भी कोई रूल होता है कि अकॉर्डिंग टू द फेस, कि फेस का कैसा शेप है उसके अकॉर्डिंग दे मस्ट कीप दिस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल, और अगर इनका शेप ओवल है या स्लीक है तो उनको ये हेयर स्टाइल रखना चाहिए। तो इसमें भी कोई रूल गेम होता है क्या? आप ना देखो, मेल्स के लिए ना हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर उनका हेयर स्टाइल थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है उनका एंटायर लुक चेंज हो जाता है, ये चीज़ है। तो आप जो भी अपना हेयर कट डिसाइड करो ना, वो अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। जैसे सपोज कि आपका अगर प्रॉपर ओवल शेप है तो आप बहुत ज़्यादा एकदम यूं बाल यहाँ तक गिरे जा रहे हैं, एक वो मतलब लंबे जो बाल होते हैं आप वो चीज़ रख रहे हो, वो बिल्कुल भी मत रखो। इसके पीछे रीज़न है कि जब वो आपके फेस पे बाल आएंगे आपका फेस तो दिखेगा ही नहीं ना, बाल ही बाल दिखेंगे, तो उसने आपके फेस को हाइड कर दिया। वहीं पे अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, अगर उस टाइम पे अगर आप थोड़े से लॉन्ग हेयर रखते हो तो वो आपके फेस को ना थोड़ा सा कॉन्टोर देता है, आपका फेस पतला लगता है कहीं ना कहीं। दूसरा कि आपके मतलब आप बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप बाल बहुत ज़्यादा एकदम खड़े करके आप वो चीज़ बना रहे हो सारी चीज़ें, तो आप सोचो कि जब उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है तो वो गैप भी तो दिखेगा ना, वो चीज़। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या चीज़ वो वेयर कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपकी बियर्ड के साथ वो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए कि आपकी बियर्ड की शेप कैसी होनी चाहिए, वो चीज़ है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था कि 10 डेज की जो शेव होती है, 4 to 5 mm की जो आपकी शेव होती है, बियर्ड होती है, 5 o'clock shadow जिसे कहते हैं। बेसिकली 4 to 5 mm की मैं बात करूँ, अच्छा, जनरली okay. इतनी वो आ जाती है। हाँ। तो इतनी जो बियर्ड होती है ना मेल्स की, वो फीमेल्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ साक्षी, मतलब कुछ लड़कियां बोलती है कि तू बियर्ड रख, कुछ बोलती है नहीं तू क्लीन शेव हो जा। आई मीन क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या है यार? मेरा तो मन होता है मैं बियर्ड रखूं, बट ये लड़कियों पे इतना कंफ्यूजन क्यों है यार? व्हाई दे डोंट वांट अस टू सी इन बियर्ड? ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द वुमेन को मेल्स बियर्ड में ही अच्छे लगते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक वो होता है ना कि मैस्कुलिनिटी का पार्ट होता है। या इट मेक्स मी मैनली यार, मतलब मेरे को खुद अच्छा लगता है बियर्ड में। एग्जैक्टली लेकिन ये चीज यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे जो आता है वो ये आता है कि अगर किसी मेल की बियर्ड जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही, सपोज उसके पैचेस फॉर्म में आ रही है, यहाँ पे बाल आ रहे हैं फिर यहाँ पे बाल आ रहे हैं, तो इस टाइप के मेल्स को ना कभी भी बियर्ड नहीं रखनी चाहिए, वो फिर क्लीन शेव रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि खराब बियर्ड होने से बेटर है तो कि बियर्ड नहीं हो, ये चीज है। फिर आप बियर्ड कुछ इतने रख लेते हैं कुछ लड़के, मतलब क्यों आपको ये मतलब बहुत ऑकवर्ड लगती है। तो आप ये चीज देखो कि कितनी होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो प्रॉपर ट्रिम होनी चाहिए। अब जैसे इसका ना एक तरीका है, जैसे ये वाला जो हमारा एयर का जो एरिया होता है, यहाँ आप ना इसको इस टाइप से यूं ऐसे शेप के अंदर वो होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और जो हमारे एयर का जो अपर एरिया जो है वो हमारा यहाँ पे आपको एक कट देता है। तो ये कुछ मेजरमेंट्स के साइन है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि आपका ये साइड लॉक्स कितने होने चाहिए, आपके बियर्ड कहाँ तक की उसकी लेंथ होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, और फिर जो एक्सेसिव होता है वो आप उसको रिमूव करो। अच्छा, फिर जैसे अगर मैं नेक की बात करूँ तो ये फिंगर रूल होता है, आप इसको यहाँ पे टच करो, इधर, हाँ यहाँ तक, इधर इधर, ये बस आपकी बियर्ड यहीं पे जाके खत्म हो जानी चाहिए, इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। ये कैसा फिंगर रूल हुआ? ये इधर जैसे आपकी परफेक्ट है ना आपकी, हाँ इससे ऊपर वाले एरिया में ही आपकी बियर्ड है, इससे नीचे नहीं है आपकी बियर्ड। ओके। हाँ, तो इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, आपको ये एरिया शेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल्स को, जो बहुत सारे मेल्स करते नहीं है, उनको लगता है यहाँ पे शेव करने की जरूरत है, जबकि ऐसा नहीं, यहाँ पे शेव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो कुछ ऐसे ये है पॉइंटर्स है जिनसे आप जज कर सकते हो कि आपकी बियर्ड कैसी होनी चाहिए, मतलब उसकी लेंथ स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए। मैं शाहरुख खान और सलमान खान की बात करूं तो सलमान खान जब बियर्ड रखते हैं
तो मुझे अच्छे नहीं लगते पर्सनली, वो क्लीन शेव्ड अच्छे लगते हैं। लेकिन शाहरुख खान मोस्ट ऑफ द टाइम क्लीन शेव्ड रहते हैं, बट वो जब बियर्ड रखते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो मतलब मैं सही सोच रहा हूँ या जनता भी ऐसा कुछ सोच रही है, या आपका क्या ओपिनियन है? देखो पहली बात तो वो ना स्टाइल स्टेटमेंट मतलब वो क्रिएट करते हैं, है ना, वो फैशन आइकन है। वो जो करते हैं वो आगे जाके ट्रेंड बनता है, ट्रेंड सेटर्स है वो। तो आप एक तो उनको तो मेरे हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्टाइल जो है वो तो चेंज होता ही रहता है और वो आगे भी होता ही रहेगा, है ना। रही बात कि सलमान जो है उन्होंने मोस्टली मतलब वो क्लीन शेव ही रहे हैं, तो अब पब्लिक को उस चीज को एक्सेप्ट करने की आदत पड़ गई है। या तो वो कभी बियर्ड बढ़ा के आए तो लोग समझे कि हाँ भाई ये भी उनका एक अलग से लुक हो सकता है। आप समझ रहे हो? अब जैसे शाहरुख है, शाहरुख ने अब पहले तो वो क्लीन शेव रहते थे, लेकिन अब वो मोस्टली शेव में रहते हैं, उनकी बियर्ड रहती है, क्योंकि उन्होंने वो एक स्टाइल स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लिया, वो उनका सिग्नेचर स्टाइलिंग हो चुकी है अब वो। तो लोग उनको उसी तरीके से अब एक्सेप्ट करने लग गए। अब वो एकदम से क्लीन शेव होके आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। बात सीधी सी ये है कि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जो बहुत टाइम से जो चीज कर रहा है, किसी स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, हमें उसी चीज को देखने की आदत पड़ जाती है और इसलिए हम उसके अंदर चेंज करने में घबराते हैं उस स्टाइल स्टेटमेंट को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम टू टाइम ना अपने स्टाइलिंग के अंदर, अपनी ग्रूमिंग के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप किसी भाड़ में जाए पूरी दुनिया, आप अपने आप को जब मिरर में देखते हो ना, आपको एक अच्छी नई वाइब आती है, आपको लगता है यार मैं आज जवान लग रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक यंग यंग सा आप अपने आप को फील करते हो। तो ये चीज मैटर करती है। माइन्यूट से चेंजेस हैं। अगर लड़के अगर इस एक वाली साइड, यहाँ इस वाली साइड से अगर अपने हेयर बनाते हैं और वो अगले दिन इस वाली साइड से बनाने लग जाए, उनका तो लुक उसी में चेंज हो जाएगा। तो आप माइन्यूट से चेंजेस करके तो देखो, एक्सपेरिमेंट करने बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको पता लगता है कि आप पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, पहली बात। और दूसरी बात, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टाइलिंग, ग्रूमिंग और ड्रेसिंग, मतलब हर एक चीज आपको पसंद आ रही है, सामने वाले 3 लोगों को पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन 10 के 10 लोगों को पसंद आए जरूरी नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि आप सबको इंप्रेस करने में मत लगो। आपको अच्छा लग रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये चीज है, 10 में से 2 लोग ऐसे निकलेंगे ही निकलेंगे जो आपको ये क्या करवा के आए हो, अच्छा नहीं लग रहा, है ना। लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अपने आप को प्यार करो। अब बड़े हैं, सबको अकल है, अपने आप को देखते तो समझ में आ ही जाता है ना, यार ये गंदा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। तो आप अपने डिसीजंस पे भी मतलब एक फर्मली बिलीव करना स्टार्ट करो, बजाय कि हर किसी से यार अच्छा तो लग रहा है ना, अच्छा तो लग रहा है ना, बेकार तो नहीं लग रहा ना। नहीं। शादी.com से या किसी भी मैट्रिमोनियल साइट से कोई लड़का लड़की मिलते हैं, तो पहली बार मिले एंड दे वांट टू नो ईच अदर सो दैट दे कैन कंटिन्यू इट और नॉट, दे गेट टू नो दैट। तो एक लड़का और लड़की शादी.com या मैट्रिमोनियल वेबसाइट से मिलते हैं तो उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं, या व्हाट ऑल क्वेश्चन दे शुड आस्क देयर द अदर पर्सन whom they are मीटिंग, क्या क्या क्वेश्चन उन्हें पूछने चाहिए, क्या क्या चीजें उन्हें दिमाग में रखनी चाहिए, सो दैट वो एक सही तरीके से बंदे को जज कर पाए या बंदी को जज कर पाए कि इफ ही और शी इज द राइट वन टू गेट मैरिड टू। एक्चुअली में क्या है कि ना, जब आप किसी मैट्रिमोनियल साइट से किसी से मिलते हो, आपका जो मेन मोटिव होता है ना वो शादी का होता है। तो आप अनडाउटेडली जो आपका बेस्ट फुट है ना वो ही फॉरवर्ड रखोगे, आप अपने आप को अच्छा ही दिखाओगे। आपकी शादी से पहले 2 या 3 मीटिंग हुई, ज्यादा आपका 6 महीने का कोर्टशिप पीरियड हुआ, जो भी हुआ है ना, उसके बाद आप शादी करते हो। लेकिन शादी करने के बाद आपको रियलिटी का पता लगता है कि यार ये तो सही नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप एक दूसरे से पूछो तो आपको रियलिटी का आइडिया लग जाता है कि शादी करनी भी है नहीं करनी। जैसे मैंने पहले भी बताया था ये कि अगर हम बात करें पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, लड़के को पूछना चाहिए कि लड़की से कि तुम बताओ, अगर मेरे पेरेंट्स अगर शादी के बाद साथ में रहें तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, कि तुम क्या सोचोगे, उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर रहेंगे तो चुप तो रहेंगे नहीं, वो कुछ तो बोलेंगे।
तो वो आपके हर एक चीज में अपना एक ओपिनियन भी देंगे, तो उनके ओपिनियन तुम्हारे लिए कितना मैटर करते हैं, आप ये चीज उनसे पूछो। फिर आप उनसे ये चीज पूछो कि बाय चांस अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन आता है तो ऐसे केस के अंदर आपका क्या स्टेक होगा। फिर आप ये चीज भी पूछो कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप पेरेंट्स को हर चीज का इन्फॉर्म करोगे, हर चीज बताओगे कि मैं यहाँ जा रही हूँ या कहाँ जा रही हूँ। तो ये चीज इसके अंदर आती है कि आप इन सारे पॉइंट्स आप जज कर सकते हो कि उनका पेरेंट्स को लेके क्या ओपिनियन है, या फिर तुम्हारे जो पेरेंट्स जो हैं तुम उनसे कितना मिलना चाहोगी, तुम उनको क्या चीजें बताओगी, उनको तुम क्या क्या चीजें शेयर करती हो, ये मैटर करती है। अब एक्चुअल में अगर मैं इसका एक आंसर बताऊं कि अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे जो पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे को प्रायोरिटी पे रखें, वो उनके लिए रिलेशनशिप सबसे ज्यादा मैटर करे, है ना, और उसके अकॉर्डिंग वो म्यूचुअली डिसाइड करे कि हाँ हमें लगता है ये 20 या 30% ऐसी चीज है जो हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, है ना। सारी की सारी चीजें ना बताएं पेरेंट्स को, वो ज्यादा बेटर रहेगा, उनके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे सपोज कि मदर इन लॉ ने बोला कि आज तुम ये काम मत करो, है ना, हस्बैंड को उसने आके बोला कि भाई मेरे को मम्मी ने ऐसा बोला, मम्मी जी ने, कि आप ये काम मैं ना करूं। नहीं, ऐसे केस के अंदर आप वो चीज देखो जो आपका हस्बैंड चाहता है, कि भाई मेरा मेरा हस्बैंड है, वो चाहता है कि मैं चीज, जैसे सपोज इसका ना एक एग्जांपल है, कई पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप शादी के बाद ना बहू काम नहीं करेगी, जॉब नहीं करेगी, आप काम नहीं करोगे। हस्बैंड चाहता है कि वाइफ काम करे, पेरेंट्स चाहते हैं कि बहू काम ना करे। अब सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब आपको इस चीज में क्या करना चाहिए, पहली बात, आप सबसे पहले आप अपने मन की सुनो कि आप क्या चाहते हो। अगर आप काम करना चाहते हो और अगर आपका पार्टनर इस चीज से खुश है तो आपको काम फिर करना ही चाहिए। ये चीज है, क्योंकि आपके लिए जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना वो आपके पार्टनर का ओपिनियन, वो मैटर करना चाहिए। तो पहला पेरेंट्स वाला तो ये वाला पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है सीक्रेसी। एक रिलेशनशिप में सीक्रेसी कितनी मेंटेन होनी चाहिए, वो ये है कि आप 100% अपनी सारी बातें मत बताओ अपने पार्टनर को, कुछ आपको चीज़ों को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि आपको रिलेशनशिप अच्छा हो और मतलब वो चीज़ आपके लिए मैटर करनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर एक चीज़ जाके वो बता रहे हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि बहू और सास के बीच में कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अगर वो हर चीज में जा जाके अपने हस्बैंड को बताया, आज मम्मी ने मुझे ये बोला, ये बोला, ये बोला, थोड़े टाइम तक हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद वो इरिटेट होने लग जाएगा कि यार क्या है, हर चीज में जा जाके बताती है ना। तो आपको वो चीज देखनी चाहिए कि आप कितनी सीक्रेसी एक रिलेशनशिप में मेंटेन करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बात बता होनी चाहिए, तो फिर वो तो आप बताओगे ही बताओगे। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी कि आप उनसे पूछो कि आपने अपनी लाइफ में कोई पास्ट मिस्टेक बताओ आपकी। अगर कोई लड़की या लड़का ये चीज बोलता है कि यार पास्ट मिस्टेक, और वो बता नहीं पाता आपको कि मेरे को पास्ट मिस्टेक रिलेटेड टू वर्क, करियर या फिर पर्सनल लाइफ, तो ऐसे केस में ये आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि आप वहां से भाग जाओ, क्योंकि ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिससे कभी कोई गलतियां नहीं होती। तो वो आपको पास्ट मिस्टेक बताए अपनी, और वो उस चीज को ना बड़ा लाइटली बताए, हंसे अपनी गलतियों पे, तो इससे पता लगता है कि वो इंसान जो है वो मतलब चीजों को थोड़ा सा लाइटली लेता है, समझता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उनसे आप पूछो कि आपको कभी गुस्सा आता है क्या, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हो। इससे आपको पता लगेगा कि क्रिटिकल सिचुएशंस को जो पर्सन है वो किस तरह से हैंडल करता है। ये चीज आप उनसे पूछो कि उन्होंने अपने करियर में क्या क्या किया, इससे आपको पता लगेगा कि उनके डिसीजंस कितने फर्म रहते हैं हर एक चीज को लेके। अगर वो बार बार अपना प्रोफेशन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वो कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आता है वो सामने वाला। तो इस टाइप का जो पार्टनर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की होगा, कि उसको कोई भी जाके भड़का सकता है, कोई भी जाके उसको ज्ञान दे सकता है। और एक पॉइंट मैं और यहाँ पे बोलूंगी कि आप किसी भी पार्टनर के ना पास्ट लाइफ के बारे में मत पूछो कि उनके पास में कितने अफेयर्स रहे हैं, पास्ट में क्या चीज रही है। वो पास्ट है, वो आपको जो भी आंसर देगा ना आप एक्सेप्ट करो कि आप खुद एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे उस आंसर को। तो आपको अपने अपनी भलाई के लिए, अपनी खुशी के लिए आप अपने स्पाउस से, आप अपने मतलब पार्टनर से ये सवाल कभी मत करो कि आपके पास्ट में क्या चीजें हुई। ये चीजें तो ऐसे ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नॉन नेगोशिएबल मैटर्स आप डिस्कस करो कि अगर आपने ये चीज कर दी तो मेरे लिए फिर ये बर्दाश्त के बाहर होगी।
मैं चीज़ ये नहीं मैनेज कर पाऊंगी। आप अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करना है वो आप लोग डिसाइड करो कि फाइनेंसेस किस तरह से हैंडल होंगे। इससे पता लगेगा कि भाई मैं कमाता हूँ, मैं खर्चे चलाता हूँ, तुम्हारी कमाई से हम लोग सेविंग्स करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके साक्षी, एक और बात बताइए कि क्या गर्ल्स को या बॉयज को अपना पास्ट डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक रिलेशनशिप में? जब वो एक नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो क्या लड़की को अपना पूरा पास्ट बताना चाहिए अपने नए बॉयफ्रेंड को, या बॉयफ्रेंड को अपना पूरा पास्ट बताना चाहिए अपनी नई गर्लफ्रेंड को, या नहीं? या सेम सेम केस हस्बैंड और वाइफ में भी, क्या जो शादी करने वाले हैं क्या उन्हें अपना पूरा पास्ट बता के बैठ जाना चाहिए? देखो क्या होता है कि ना, ये फैक्ट है कि जब भी कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है या फिर आप शादी के लिए किसी से मिलते हो तो आप 100% पूछते हो कि आपके पास में कितने अफेयर्स रहे हैं। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि नहीं कोई भी नहीं रहा तो सामने वाला आपको ये समझेगा अरे तो झूठ बोलता है। ऐसा तो है ही नहीं इस दुनिया में कि किसी का कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा ना हो, पहली बात। दूसरी बात, इस टाइप की सिचुएशन के अंदर आप स्मार्टली आंसर दो कि हाँ, आई हैड फ्यू बॉन्ड्स रहे हैं, नहीं सही रह पाए, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कौन गलत था कौन नहीं था वो सिचुएशंस और जो थी सर्कमस्टांसेस उस पर मैटर करता है, लेकिन उन सब चीज़ों का मेरी प्रेजेंट लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि उन सब चीज़ों के बारे में बात करके चीज़ों को, करंट सिचुएशन को डिस्टर्ब करी जाए। तो आज आपने पूछ लिया तो बेटर है कि हम इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करें, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ बाद में जाके हिंडर करेगी, क्योंकि जब कल को जाके जब कलेश होंगे तो आप उठा के वही चीज़ लेके आओगे। तो बेटर है कि आप उनको ना एक एक वेग सा आंसर दे के छोड़ दो अपने पार्टनर को। वेग मतलब कि वो समझदार है, कहीं ना कहीं वो समझ भी जाएंगे, लेकिन आप उनको बताओ ही मत। स्पेसिफिकली अगर एक फीमेल डिस्क्लोज कर रही है अपने पास्ट के बारे में किसी लड़के को, तो उसको मुश्किल से शायद 10% की क्लियरेंस देनी चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ बताना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज वो आपको बहुत ज्यादा मतलब जज कर लेगा ये चीज। ओके और एक रिलेशनशिप में कितना सीक्रेट रखना चाहिए, कितना बताना चाहिए अपने पार्टनर्स को? फॉर एग्जाम्पल कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कोई हस्बैंड वाइफ है, तो क्या इनमें डिफरेंस होना चाहिए कि एक गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड को कितने सीक्रेट्स रखने चाहिए अपने पास? एक गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड को क्या क्या चीजें बतानी चाहिए? एक वाइफ को अपने हस्बैंड को क्या क्या चीजें बतानी चाहिए, क्या क्या चीजें सीक्रेट छुपानी चाहिए? वो क्या चीजें होती हैं और कितने, मतलब इसका कोई रेशियो होता है या क्या बताना चाहेंगे आप? मैं बताती हूँ इसके अंदर क्या है कि ना, ताकि एक रिलेशनशिप वर्क करे। देखो रिलेशनशिप के अंदर ना सबसे पहले आप ये चीज समझो कि दो फैक्टर्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, और दो फैक्टर्स में भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है रिस्पेक्ट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी पे ये वाला फैक्टर है। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हो तो आप उसकी चीजों को भी पसंद करोगे, आप उसके डिसीजंस पे आप उसके साथ एग्री करोगे, इनफैक्ट आप उसके लिए लॉयल भी रहोगे क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो आपके कहीं ना कहीं सारे के सारे जो फैक्टर्स है ना वो उसमें आ जाते हैं। अगर आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करते हो, प्यार है, लॉयल्टी है, सारी चीजें हैं, तो ऐसे केस के अंदर आप उनको सारी की सारी चीजें मत बताओ। आपने 80%, 70-80% चीजें बता दी, अच्छी बात है, और 70-80% चीजें आपको बतानी भी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे अगर किसी लड़की के मेल फ्रेंड्स हैं, है ना, और वो उनसे मिलती है, बात करती है, जो भी है, आप अपने पार्टनर को बताओ आज मैं उससे मिली, आज ऐसा हुआ, ये बात हुई, ये बात हुई, और ये वो, मतलब मैं यहाँ पे मेल फ्रेंड्स की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे किसी अननोन मेल की बात करूंगी। एक्चुअल में अननोन मेल से आप मिल रहे हो, जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन जो भी, आप अपने पार्टनर को बताओ, क्योंकि जो एक लड़का एक लड़के को जज करेगा ना, वो कभी भी एक लड़की एक लड़के को जज नहीं कर पाएगी। अगर वो सब कुछ बता रही है कि मैं उससे मिली, उसने मुझे ये बोला, ऐसा 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 हुआ, तो मेरा जो पार्टनर है ना वो उस चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेगा। माइट बी फ्यू सेकंड्स में वो समझ जाएगा कि उसका इंटेंशन क्या है, कि वो भाई मेरी बंदी के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, वो उसके साथ टाइम पास कर रहा है, वो उसको पागल बना रहा है। तो लड़की वहीं पे, अगर वो, मतलब अगर आपका पार्टनर आपको चीज कह रहा है कि नहीं मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे कुछ मतलब सिचुएशन थोड़ी फिशी लग रही है, तो लड़कियों को इस चीज को समझना चाहिए कि लड़के इस चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और लड़कियां इस चीज को पकड़ नहीं पाती। तो आप बताओ उनको सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजों को आपको सीक्रेसी रखनी चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर, वो इम्पोर्टेंट भी है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि
आप जो भी अर्न कर रहे हो, जितना भी आप अर्न कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप 100% कभी भी डिस्क्लोज मत करो अपने पार्टनर को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने 70 to 80% डिस्क्लोजर दे दिया, आप उसको 20% मत दो। अगर आपने 100 का 100% डिस्क्लोजर दे दिया तो वो आपके खर्चे तक मैनेज करेगी, वो हर चीज आपके ऊपर पूरी नजर रखेगी, किसने क्या खर्चा करा, ये है वो। और फिर आपने जब भी कोई फालतू का खर्चा करा, हर बार उस पर कलेश मचेगा, तो वो सेंसलेस है। आपको हर चीज डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। मतलब 70 to 80% आप डिस्क्लोज करो, वो सही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट, वो इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप में। अगर आप इन सब चीजों को मेंटेन कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात। साक्षी, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मैंने काफी लोगों को देखा है कि देखिए, सेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मैरिटल रिलेशनशिप में, शादीशुदा रिलेशनशिप में। फिजिकल इंटीमेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक इज नेसेसरी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट काफी बार मैंने सुना है कि शादी के 8 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, अब वो फिजिकल इंटीमेसी रही नहीं। कई बार तो मैंने ये भी सुना है कि 1 साल बाद सेक्स होता है हमारे बीच में। ये फैक्टर कैसे अराइज हो जाते हैं? आई मीन मतलब हस्बैंड वाइफ बोर हो जाते हैं एक दूसरे से, क्या होता है? देखो, पता है क्या है कि ना, सेक्स एक ऐसी चीज है जो ना आप करो, अच्छी बात है, लेकिन बहुत वो होता है ना कि अच्छी से अच्छी चीज भी अगर ओवर से ओवर करी जाए तो वो भी आपको नुकसान देती है। जैसे ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल लेना, वो आपकी सेहत को खराब करेगा। लेकिन आप अगर दिन में 10 गिलास दूध पी रहे हो और पिए जा रहे हो तो वो भी तो नुकसान देगा ना। तो हर अच्छी चीज, लेकिन उसका ओवरडोज जो है तो वो आपको नुकसान देता है। जो आपने ये बात बताई कि लोग जो हैं वो इस चीज को लेके ऐसे मतलब बंद कर देते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स होते हैं कि या तो उन्होंने शुरू में इतना ज्यादा किया होता है कि उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। दूसरा, उनके जो इधर उधर ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। मतलब डिस्ट्रैक्शंस उनके पास बहुत ज्यादा है, या तो बच्चे उनके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, या फिर वर्कलोड उनके पास डिस्ट्रैक्शन है, या फिर ऑफिशियल मीटिंग्स, या फिर उनके जो आसपास के जो मेल और फीमेल्स जो हैं ऑपोजिट सेक्स, वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। तो लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस कई बार बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आजकल जो लाइफस्टाइल जो लोग मेंटेन कर रहे हैं उसकी वजह से उनको कई इश्यूज आते हैं। जैसे मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बहुत ज्यादा कॉमनली ये चीज इश्यूज आ रहे हैं, तो इस वजह से भी वो लोग कम कर देते हैं होना। और एक फैक्टर और है जो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपके बीच में प्यार था एक टाइम पे, तब आप फिजिकल इंटीमेसी कर रखते थे, अच्छे से होता, सब कुछ बड़ा ही जॉयफुल वो आपका रिलेशनशिप था। अब आपके बीच में बहुत ज्यादा वो हार्मोनल रिलेशनशिप बचा नहीं है, अब कलेश बहुत ज्यादा होते हैं, अब इतना प्यार नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर फिजिकल इंटीमेसी लोग करते भी हैं तो वो सिर्फ एक लस्टफुल चीज रह जाती है। तो ये चीज होती है कि आपके बीच में प्यार होना बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीज होने के लिए, जो शादी के बहुत सालों बाद तक कहीं ना कहीं लोगों में ना थोड़ा सा वैनिश हो ही जाता है। ये चीज है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन नहीं है ये। ओके, ये जनरेशन अब दूसरी टाइप की आ गई है। तो चलिए साक्षी जी, अब खत्म करते हैं इसको। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आपके साथ, बहुत Thank मजा you. आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। Thank एंड you. आई होप जनता भी बहुत ज्यादा कमेंट करेगी और अपनी आपको भी अपनी राय देनी है कि साक्षी जी ने जो कहा वो आपके पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड डू फॉलो साक्षी जी। साक्षी जी का चैनल है भोगल साक्षी करके इंस्टाग्राम पे, and Transform with Sakshi on YouTube. ट्रांसफॉर्म विद साक्षी ऑन यूट्यूब। Yeah. तो प्लीज डू फॉलो हर यार, बहुत अच्छी टिप्स देती हैं स्पेशली फॉर मेल्स। तो जाइए, मैडम को फॉलो करिए।